हेलो गाइस, वेलकम टू बी द टॉपर। एंड आज की वीडियो जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11 मार्केटिंग की। मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास मार्केटिंग है तो ऑफ कोर्स आप मेरे चैनल पे नए होंगे। तो इससे पहले मैं एफएम ही पढ़ाती थी अपने चैनल पर बहुत बहुत दिनों से मैं देख रही हूँ कुछ बच्चे मुझे बार बार बोल रहे थे मैम मार्केटिंग पढ़ाओ। तो ये एक ट्राई है। आप इस पूरे वीडियो को देखना, अगर आपको कैसा लगता है जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। अगर कुछ इम्प्रूवमेंट मैं कर सकती हूँ तो मुझे वो भी बताना, और भी अगर मैं आपके लिए आपकी हेल्प करने के लिए और भी क्या कर सकती हूँ वो सब आप मुझे कमेंट्स में बताना, ठीक है। तो आज की ये जो वीडियो है ये हमारा यूनिट 1 का रहेगा। और मेरा तरीका यही होता है, मैं सीधे बुक खोल के पीडीएफ से पढ़ाती हूँ जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ताकि आपको बिल्कुल सामने मिल जाए, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 1। और यूनिट 1 का जो टाइटल है हमारे पास, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इसको। इसका जो टाइटल है, यूनिट टाइटल है, वो है इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग। जैसे आप क्लास 11th में, बुक का नाम ही मार्केटिंग है, तो जो यूनिट 1 है वो भी आपको मार्केटिंग का एक छोटा सा इंट्रो देगी, जिसमें कुछ सेशंस होंगे और उसके बारे में वहाँ पे मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन और उसके अलग अलग चीज़ों के बारे में आपको जानने को मिलेगा। तो ये वीडियो छोटा ही है, आप इसको पूरा देखें। सेशन 1, इंट्रोडक्शन टू कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग। सबसे पहले जो चैप्टर का सेशन 1 होगा उसमें वहां पर आपको मार्केटिंग का जो कॉन्सेप्ट है, व्हाट इज मार्केटिंग ऑल अबाउट, और आपको इस चैप्टर में पता चलेगा मार्केटिंग की डेफिनेशन के बारे में। आगे देखते हैं, कुछ और भी सेशंस हैं जहां पर आपको क्या पता चलेगा। तो जो हमारा सेकंड सेशन होने वाला है वहां पे हमें पता चलेगा स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग का क्या स्कोप है, क्या इंपॉर्टेंस है, ये आपको पता चलेगा। तो सेशन 3 है हमारे पास, जर्नी ऑफ मार्केटिंग थ्रू डिफरेंट मार्केटिंग फिलोसफीज। अलग अलग मार्केटिंग फिलोसफीज के थ्रू हमको मार्केटिंग की एक पूरी जर्नी के बारे में पता चलेगा कि किस तरीके से हमें इसको समझना चाहिए, किस तरीके से मार्केटिंग का इवोल्यूशन हुआ। और सेशन 4 में हमको ये पता चलेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग। तो आज का ये जो वीडियो है, जो भी मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, मैं इसको शुरू करती हूँ। और सबसे पहले इस जो चैप्टर है, जो पूरा यूनिट है, इसका ऑब्जेक्टिव आपको बता दूं कि ये चैप्टर पढ़ने के बाद आपको मार्केटिंग का मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। आपको ये समझ में आ जाएगा कि मार्केटिंग का मार्केटर के लिए क्या इंपॉर्टेंस होता है, कंज्यूमर के लिए क्या इंपॉर्टेंस होता है, एंड सोसाइटी के लिए मार्केटिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, मार्केटिंग का स्कोप कितना है। बिकॉज आप ये सब्जेक्ट एज अ वोकेशनल सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो कितना स्कोप है कि आपको कोई जॉब मिलेगा या फिर आप एक अच्छा करियर ले पाओगे, बना पाओगे इसमें, और आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे मार्केटिंग एंड सेलिंग में। आप ये जो मार्केटिंग की पूरी जर्नी है, कहाँ से मार्केटिंग शुरू होती है, किस क्या क्या तरीके होते हैं मार्केटिंग करने के, इस कुछ कीवर्ड्स का मतलब समझोगे जो मार्केटिंग के फील्ड में इम्पोर्टेंट है, इसको आप जानोगे। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे अपना इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हमको देखो भाई यही बताया गया है कि अगर हम अपनी लाइफ का एक टिपिकल डे ले लें, तो उसमें हम अपना जो डे होता है वो डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ प्रोडक्ट्स है, उनको कंज्यूम करके, अलग अलग चीज़ों को कंज्यूम करके अपने डे को शुरू करते हैं। जैसे हम मॉर्निंग में उठते हैं और जब रात में हम बेड पे जाते हैं सोने के लिए, अलग अलग टाइप की चीज़ें होती हैं। आप सुबह उठते हो, ब्रश करते हो, टूथपेस्ट होता है आपके पास, आप सोते हो जिन मैट्रेसेस पे, जो आप ओढ़ते हो ब्लैंकेट, या फिर आप कहीं जाते हो, आप कोई बाइक से जा रहे हो, आप किसी बस से जा रहे हो, आप किसी ब्रांड के कपड़े पहन रहे हो, किसी ब्रांड के शूज़ पहन रहे हो, गॉगल्स लगा रहे हो, परफ्यूम लगा रहे हो, सोप यूज़ कर रहे हो, परफ्यूम यूज़ कर रहे हो। ये सब अलग अलग तरीके की चीज़ें होती हैं जो कि हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और जैसे यहाँ पर भी बताया है कि हम बात लेते हैं, सोप इस्तेमाल करते हैं, शैम्पू यूज़ करते हैं, आप ब्रेकफास्ट में पराठा खा सकते हैं, ब्रेड बटर मिल्क ये सब खा सकते हैं। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं ये अलग अलग कंपनी, अलग अलग ब्रांड्स, अलग अलग मार्केटर्स की होती हैं। अलग अलग लोगों ने इन चीज़ों को बनाया हुआ होता है। और जो गैजेट्स हम थ्रू आउट द डे यूज़ करते हैं, जैसे ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ, ये वीडियो मैं टैब से बना रही हूँ। अब मैं इसको एडिट करूँगी, लैपटॉप पे जाऊँगी, अगर मुझे कुछ और देखना होगा तो मैं अपने फ़ोन पे देखूँगी। तो ये सारी चीज़ें हो गई, अलग अलग टाइप के गैजेट्स हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। जो टेलीविज़न शोज़ होते हैं हम देखते हैं उसको एंटरटेनमेंट के लिए, बुक्स एंड न्यूज़पेपर पढ़ते हैं इन्फॉर्मेशन के लिए, हम जिन बेड मैट्रेसेस पे सोते हैं उन, ये सारी चीज़ें इतनी एंडलेस हैं।
कि हम सुबह से उठकर शाम तक हम इतना सब कुछ कर लेते हैं अपनी लाइफ में, बट हम ये, जैसे आज ही मैंने थोड़ी देर पहले टकाटक खाया, पर मैंने वो खा लिया कुरकुरे का पैकेट, बट मैंने उस पर ये नहीं देखा कि उसको किसने बनाया, किसने उसकी मार्केटिंग की। नहीं, मेरे को इससे क्या घंटा फर्क पड़ता है, मेरे को मिला मैंने खा लिया, अब जाए चीजें भाड़ में, मुझे क्या लेने देना है, मेरे को इससे कोई लेने देने नहीं है। बट पूरे दिन में हम जो चीजें इस्तेमाल करते हैं उसके पीछे एक पूरी साइंटिफिक मेथड है, जो कि मार्केटिंग कंपनीज चला रही हैं, अलग अलग ब्रांड्स चला रहे हैं, और जिसका एक पार्ट आपको बनना है ताकि आपका एक करियर जो है वो अच्छा हो सके। क्योंकि इस ये पूरा एक बहुत ही ज़्यादा लंबा प्रोसेस है कि कोई चीज़ प्रोड्यूसर ने बनाई, उसकी मार्केटिंग हुई, एंड उसके बाद वो फाइनल कंज्यूमर तक आ गया, और उसके बाद ही आपको बेसिकली पैसा मिलेगा जिससे आपकी अर्निंग होगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। हैव यू एवर थॉट ऑफ वेयर डू दीज प्रोडक्ट्स कम फ्रॉम? हमने कभी भी ये सोचा है कि ये चीज़ें कहाँ से आती हैं? नहीं, अगर आपने सोचा हो तो वेल एंड गुड, मैं नहीं कभी सोचती इसके बारे में कि ये सब चीज़ें कहाँ से आती हैं। बस जल्दी से कुछ मिला खा लिया, कुछ यूज़ करने का मिला यूज़ कर लिया। कौन इनको मैन्युफैक्चर करता है? मैं नहीं सोचती, नॉर्मल लोग नहीं सोचते हैं, ठीक है? जो ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं उनके दिमाग में हो सकता है ये सवाल आते हों, बट नॉर्मल लोगों के दिमाग में ये सवाल नहीं आता, ठीक है? तो यहाँ पर 3 क्लासेस होती हैं पूरा कंप्लीट प्रोसेस ऑफ कंजम्पशन का, कि देयर आर 3 क्लासेस इन्वॉल्वड इन द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ कंजम्पशन। किस तरीके से कंज्यूमर उस चीज़ को कंज्यूम करेगा, इसकी 3 क्लासेस हैं बेसिकली। पहला द मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर कह सकते हो, दूसरा द मार्केटर, एंड तीसरा आपका एंड यूजर। पहला क्या हो गया? जो भाई उस प्रोडक्ट को बना रहा है वो मैन्युफैक्चरर हो गया, और जो उसकी मार्केटिंग कर रहा है, सेलिंग कर रहा है, उसके बारे में एडवर्टीजमेंट कर रहा है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, वो मार्केटिंग हो गई, एंड एंड यूजर तक वो पहुंचता है। तो ये 3 क्लासेस हो गए कि किस तरीके से कोई भी प्रोडक्ट कंज्यूम किया जाएगा। अब मैन्युफैक्चरर इज समवन, अब यहाँ पर जो चीज़ है वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि एक मैन्युफैक्चरर वो इंसान होता है, समवन हु मेक्स प्रोडक्ट्स इन अ फैक्ट्री। एक मैन्युफैक्चरर का मतलब होता है कि कोई एक ऐसा पर्सन जो कुछ भी प्रोडक्ट बना रहा हो एक फैक्ट्री में, ठीक है? तो वो कोई नीडल से लेके कोई प्लेन तक कुछ भी हो सकता है। तो एक आप सुई बना सकते हो, कुछ भी जो चीजें यहाँ बन रही हैं जो फैक्ट्री में बन रही हैं, उसको बनाने वाले को हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरर, ठीक है? अ प्रोड्यूसर इज समवन हु मेक्स द प्रोडक्ट बट नॉट इन अ कंपनी। एक मैन्युफैक्चरर वो इंसान होता है जो कुछ भी प्रोडक्ट बनाता है वो फैक्ट्री में बनाता है, वेराइज एक प्रोड्यूसर उस बंदे को कहा जाता है जो कुछ प्रोडक्ट तो बनाए बट वो फैक्ट्री का इस्तेमाल नहीं करे और फैक्ट्री में नहीं बनाए, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई फार्मर होता है तो वो फार्मर अपने खेत में फल और वेजिटेबल्स को ग्रो करते हैं। ऑन द अदर हैंड, मार्केटर इज समवन हु परफॉर्म्स वेरियस एक्टिविटीज टू फैसिलिटेट एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द प्रोड्यूसर्स और मैन्युफैक्चरर्स एंड यूजर्स, कंज्यूमर ऑफ द प्रोडक्ट। मार्केटर एक ऐसा इंडिविजुअल होता है जो बहुत सारी वेरियस एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है। क्यों? क्योंकि वो गुड्स एंड सर्विसेज को, जैसे ये प्रोड्यूसर है, ठीक है, ये प्रोड्यूसर या फिर स्लैश मैन्युफैक्चरर कह सकते हो आप, बीच में मार्केटर हो गया, बेसिकली एक तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन का काम क्योंकि कर रहा है, तो ये बीच में आएगा। और उसके बाद हमारा एंड कंज्यूमर होता है, ठीक है? तो एक जो मार्केटर है वो प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर आप कह सकते हो, उसकी एक हेल्प करता है कि उसका प्रोडक्ट वो जाके एंड कंज्यूमर तक पहुंचा देगा, ठीक है? तो ये कह रहा है एंड यूजर। अब ये बता रहा है एंड यूजर क्या होता है, तो भाई एंड यूजर इज अ पर्सन हु अल्टीमेटली यूजेस और इंटेंड्स टू यूज द प्रोडक्ट, आल्सो नोन एज कंज्यूमर। एंड यूजर मतलब एक कंज्यूमर होता है जो अल्टीमेटली किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज को इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, फियामा दी विल सोप, अब ये हो गया एक तरीके का सोप है। इंगेज ड्यू, आशीर्वाद आटा, सनफीस्ट बिस्किट्स, बिंगो स्नैक्स एंड ब्ला ब्ला ब्ला, अलग तरीके की चीजें होती हैं, ठीक है? ये सारी जो चीजें हैं ये इंडियन टोबैको कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, उसको बनाती है, ठीक है? एंड मार्केटिंग भी वही उसकी करती है। बट अगर आप नॉर्मली किसी भी चीज पर देखोगे कि भाई ये चीज इस कंपनी ने, ज्यादातर ये चीजें अलग होती हैं और बनाता कोई और है, मैन्युफैक्चर उस चीज को कोई और करता है बट मार्केट कोई और करता है। आप किसी भी चीज के प्रोडक्ट पर ये देख सकते हो। जैसे अभी अभी मैंने आपसे बात करी है टकाटक की, तो मैंने अभी उस पर ध्यान से देखा तो मुझे ये पता चला है कि
जो टकाटक है उसको टकाटक बेसिकली अगर आपको नहीं पता तो कुरकुरे होते हैं, तो उसको मैन्युफैक्चर कोई और करता है। एंड टकाटक इज मार्केटेड बाय हल्दीराम प्राइवेट स्नैक्स लिमिटेड करके कुछ है, हल्दीराम उनको मार्केट करते हैं क्योंकि हल्दीराम एक बड़ी ब्रांड है और उससे अगर उस कंपनी से मार्केट किया जाएगा कोई भी चीज़, मार्केटिंग अगर वो कंपनी करेगी तो किसी भी प्रोडक्ट के ज़्यादा बिकने के चांसेस है, ज़्यादा सेलिंग उसकी होगी तो ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट हो सकता है। तो ये चीज़ है। बट देयर कैन बी डिफरेंट सेट ऑफ मैन्युफैक्चरर्स एंड मार्केटर्स लाइक गुड डे क्रंचेस इज मैन्युफैक्चर्ड बाय जेबी मांगराम फूड प्राइवेट लिमिटेड। जैसे यहाँ पे गुड डे क्रंचेस जो है वो मैन्युफैक्चर कोई और करता है और मार्केटेड उसको मार्केटिंग कौन करता है उसकी, ब्रिटानिया। बिकॉज ब्रिटानिया एक बड़ी ब्रांड है तो ऐसे छोटे छोटे लोगों से मैन्युफैक्चरिंग करवा लो और बड़े जो ब्रांड्स होते हैं जो बड़े हो गए हैं टाइम टू टाइम उससे अगर वो मार्केटिंग करते हैं उसकी तो कोई भी प्रोडक्ट ऐसे बहुत अच्छे तरीके से बिक जाता है मार्केट में। सिमिलरली पोलो मिंट कैंडी इज मैन्युफैक्चर्ड बाय मिक्सन फार्मास्यूटिकल्स बट मार्केटेड बाय नेस्ले इंडिया। अभी एक तरीके की कैंडी है जो कि मैंने नहीं खाई, पोलो मिंट कैंडी, ठीक है, इसको मैन्युफैक्चर ये करते हैं और ये जो मार्केटिंग है इस कंपनी इस कैंडी की वो नेस्ले इंडिया करती है। अब नेस्ले की मैगी आपको पता है और बहुत सी चीज़ें आती हैं जो बहुत फेमस हो चुकी है, नेस्ले कॉफ़ी, तो इसीलिए बड़ी सी कंपनी से मार्केटिंग करवा लेते हैं। दस ब्रिटानिया एंड नेस्ले आर मार्केटर्स बट नॉट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ द प्रोडक्ट। ब्रिटानिया एंड नेस्ले मार्केटर तो हैं बट ये मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं किसी प्रोडक्ट को। These firms undertake various activities to stimulate the demand of their products and earn profit by meeting customers' needs and want। ये जो firms हैं ब्रिटानिया एंड नेस्ले ये बहुत सी एक्टिविटीज़ को अंडरटेक करते हैं, मतलब कि कंज्यूमर को जितने भी और जो जैसे भी प्रोडक्ट की डिमांड है वो फर्म से कहते हैं भाई, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से कहते हैं भाई वो बनाओ और अपने नाम से चीज़ों को मार्केटिंग करते हैं उसकी, ताकि जितने भी कंज्यूमर हैं उनकी जितनी भी नीड्स हैं वांट्स हैं सब सेटिस्फाई हो जाए और अल्टीमेट गोल प्रॉफिट जनरेट हो सके। दीज फर्म्स परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज बाय द मार्केटर्स टू फैसिलिटेट एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। अब ये जो फर्म्स होती हैं ये बहुत सी एक्टिविटीज करती हैं, क्या करने के लिए, टू फैसिलिटेट एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अपने प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को पहुंचाने के लिए मार्केटर्स बीच में बहुत सारा काम करते होते हैं, ठीक है, तो उनकी जो इम्पोर्टेंस है वो भी बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर यह एक्टिविटी दी गई है कि आप कोई भी 10 चीज़ें अपने आसपास देखें, उनके मैन्युफैक्चरर और मार्केटर्स को देखें और आपको इस एक्टिविटी को परफॉर्म करना है कि क्योंकि इससे आपकी एक अच्छी समझ विकसित होगी, डेवलप होगी। तो अब हम सेशन 1 की तरफ बढ़ते हैं। Introduction to concept and definition of marketing. The term marketing has been described by different people in different ways. अलग अलग लोगों ने मार्केटिंग को अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया है। कुछ लोगों के लिए बस ये शॉपिंग है, कुछ लोगों के लिए शॉपिंग अलॉन्ग विद एंटरटेनमेंट है, कुछ लोग कहते हैं कि मार्केटिंग का मतलब सेलिंग होता है, मार्केटिंग मतलब किसी चीज़ को बेचना, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। कुछ लोगों को लगता है कि मार्केटिंग स्टार्ट्स आफ्टर सेलिंग, कुछ लोगों को लगता है कि मार्केटिंग जो है वो चीज़ों के बिकने के बाद स्टार्ट होती है, बट ऐसा भी नहीं है। सेलिंग इंक्लूड्स, अब यहाँ पर दे बिलीव सेलिंग इज मेयरली वेयर अ सेल्समैन इज रिक्वायर्ड टू सेल। कुछ लोगों को लगता है, जो नौसिखिए होते हैं उनको ऐसा लगता है कि सेलिंग का मतलब है कि कोई सेल्समैन जा रहा है और किसी सामान को बेच रहा है। हाउ एवर सेलिंग इज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग। जो मार्केटिंग है वो अपने अंदर बहुत सी चीज़ों को समेटता है, जैसे कि सेलिंग का मतलब होता है सेलिंग ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड आइडियाज। जब आप किसी को अपने गुड्स, सर्विसेज या फिर आइडिया सेल कर रहे हो, दैट्स मीन इट इज सेलिंग। मार्केटिंग इज अ ब्रॉडर टर्म एंड सेलिंग इज वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। अब जैसे मान लो जैसे समुद्र होता है ना, तो उस समुद्र के अंदर छोटी सी नदी बह रही है सेलिंग की, तो मार्केटिंग एक बहुत ब्रॉड टर्म है, उसके अंदर सेलिंग कहीं ना कहीं आ जाती है। आगे आए तो अगर सम पीपल क्वेश्चन डज मार्केटिंग मीन एडवर्टाइजिंग। कुछ लोगों को लगता है कि भाई मार्केटिंग का मतलब एडवर्टाइजिंग है, पर ऐसा भी नहीं है। मार्केटिंग के अंदर एक चीज एडवर्टाइजिंग होती है, एडवर्टीजमेंट हमें देना होता है, बट ऐसा नहीं है कि एडवर्टाइजिंग का मतलब है कि मार्केटिंग हो रही है। एडवर्टाइज हम किसी चीज को तब करते हैं जब हमें कोई चीज कम्युनिकेट करनी होती है, अपने कंज्यूमर को बताना होता है दैट कि हमारे पास ये चीज़ है। बट मार्केटिंग इज मच बिगर देन एडवर्टाइजिंग।
डज मार्केटिंग मीन डिस्ट्रीब्यूशन? क्या मार्केटिंग का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन होता है? द आंसर इज सेम एज इन द अबव टू केसेस. डज द प्रोडक्ट दैट रीचेज अस इन द अंडर फंक्शन ऑफ द मार्केटर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. अब जैसे दो जो चीजें हमने आगे पढ़ी लाइक सेलिंग एंड एडवर्टाइजिंग समथिंग, तो उसी की तरह डिस्ट्रीब्यूशन भी है, वो मार्केटिंग के अंदर आ जाता है. बट मार्केटिंग इज अ मच बिगर थिंग टू. ठीक है, जो मार्केटिंग है वो एक बहुत बड़ी चीज है. कुछ लोगों को लगता है कि मार्केटिंग पोस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटी है. पोस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटी का मतलब है कि जब प्रोडक्शन हो जाए उसके बाद का काम होता है मार्केटिंग. But marketing involves various activities that take place even before the products are produced. अब हमने आगे पढ़ा था कि क्या लोगों को क्या लगता है फलाना ढिमकाना, बट बेसिकली मार्केटिंग के अंदर बहुत सारी वेरियस एक्टिविटीज मतलब आ सकती हैं जो कि प्रोडक्ट के बनने से पहले ही उन पर काम शुरू कर दिया जाता है. सो एक्चुअली व्हाट डज द टर्म मार्केटिंग मीन? एक्चुअली में इस टर्म का क्या मतलब होता है, तो उसको हम जा रहे हैं बेसिकली समझने. मार्केटिंग का मतलब होता है कि बेसिकली आप ये चीजें देख लो कि आपकी कंज्यूमर की क्या नीड्स हैं एंड आपको उन नीड्स को कन्वर्ट करना है किसी भी प्रोडक्ट और सर्विसेज में. मैं एक 10th क्लास की स्टूडेंट हूँ और मुझे लगता है कि भाई मैं साइंस में वीक हूँ, तो जो मार्केटर्स हैं या फिर जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको इस तरीके से कुछ बनाना है ताकि ऐसा मतलब उनकी कंज्यूमर की जो नीड्स है, क्योंकि अगर कोई मुझे कोचिंग दे रहा है दैट डज नॉट मीन कि वो मुझे कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा है. इसका मतलब एक सर्विस है, पर सर्विस के लिए भी आपको एक कोर्स बनाना पड़ेगा. उसके बाद जब आपका प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बनकर तैयार हो जाए तो आप किसी फाइनल कंज्यूमर के पास उस चीज को पहुंचा दीजिए, ये इंश्योर करते हुए कि आपको प्रॉफिट मिलता रहे और साथ साथ आपका कस्टमर सेटिस्फाई रहे. तो ये तो मैंने आपको समझा दिया. ठीक है, अब हम बेसिकली इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं ताकि अगर आपसे पेपर में पूछा जाए तो भी आप कर पाओ. मार्केटिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ascertaining consumer needs, converting them into products and services, and then moving the product or services to the final consumer segment with emphasis on profitability and customer satisfaction, assuring the optimum use of resources available to the organization. अब एक और बार मैं आपको बताऊंगी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास जितने भी रिसोर्सेज हैं उन सारे रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज करके कोई भी कंपनी कुछ ऐसे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बनाए जो किसी भी कंज्यूमर की नीड्स को, वांट्स को सेटिस्फाई कर दे, एज वेल एज जो बनाने वाला बंदा है उसको अच्छा प्रॉफिट मार्जिन हो. हमने पिछले ही वीडियोस में मार्केटिंग क्या होता है ये सब पढ़ लिया. अब ये आगे आगे कह रहे हैं कि मार्केटिंग क्या होता है. मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग. मार्केटिंग में प्लानिंग होती है, एग्जीक्यूटिंग द कंसेप्शन, जो भी आपने सोचा हुआ होता है उसको आपको एग्जीक्यूट करना होता है बेसिकली. ठीक है, प्राइसिंग आपको ये बताना होता है कि भाई आप किसी चीज़ में कितना, किस चीज़ का कितना प्राइस रखोगे, किस तरीके से उसका प्रमोशन होगा, क्या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडियाज़ करने हैं आपको कि क्या क्या चीज़ किस तरीके से फैलेगी, लोग जाएंगे इधर उधर. आइडिया, गुड्स एंड सर्विसेज, आपकी आइडिया का डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा आपको, गुड्स एंड सर्विसेज का डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा टू क्रिएट एक्सचेंजेस दैट सेटिस्फाई इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट. मार्केटिंग क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें प्लानिंग आती है, एग्जीक्यूशन आता है. आपने जो भी गुड्स या फिर सर्विसेज बनाई हैं उसका आप प्राइस देखते हो कि किस प्राइस पर आप लोगों को वो चीज़ अवेलेबल कराओगे, किस तरीके से आप उसको प्रमोशन करोगे लोगों के बीच में. क्योंकि अनटिल और अनलेस आप लोगों को ये बताओ कि हमारे पास देखो ये प्रोडक्ट है, वो उनको नहीं पता चलेगा कि आपके पास क्या चीज़ है. उसके बाद आपको आइडियाज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना है, गुड्स को अपने डिस्ट्रीब्यूट करना है एंड आपको अपनी सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट करना है. ठीक है, क्यों करना है? टू क्रिएट एक्सचेंजेस दैट सेटिस्फाई इंडिविजुअल. आपको ऐसे एक्सचेंजेस करने हैं जिससे आपका जो इंडिविजुअल है, जो भी आपका बेसिकली जो आपका कस्टमर है वो भी सेटिस्फाई हो जाए और आपके जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनाते हो, कुछ भी एस्टेब्लिश करते हो. मान लो मैंने एक पेन बनाने की कंपनी मैंने स्टार्ट की है, तो मेरा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना इतना तो मेरा है ही कि जो मेरे यूजर्स हैं, जो मेरे कस्टमर्स हैं, वो मेरे पेन को यूज करें तो उनको एक अच्छा सेटिस्फैक्शन मिले, अच्छी निब हो, अच्छी ग्रिप हो पेन की, अच्छी उसकी बॉडी हो, अच्छे से उसकी इंक फिल्ड हो, अच्छे से लिखें. बट ये भी रहता है कि हम कहीं ना कहीं अच्छा प्रॉफिट मार्जिन हम कमाएं.
तो ये ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होता है जो किसी कंपनी का ऑब्जेक्टिव हो सकता है पूरा करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हमको देख देख सकते हैं हम कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑब्जेक्टिव होता है। आगे बहुत सारे लोगों ने मार्केटिंग के बारे में अलग-अलग चीज़ें कही हैं, इसको हम लोग फर्दर देखेंगे। फिलिप कोटलर जिसको मार्केटिंग का गुरु कहा जाता है इनको, तो उन्होंने बोला है कि मार्केटिंग इज़ अ सोशल एंड मैनेजरियल प्रोसेस बाय व्हिच इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स ऑब्टेन व्हाट दे नीड एंड वांट थ्रू क्रिएटिंग एंड एक्सचेंजिंग प्रोडक्ट्स एंड वैल्यू विद अदर्स। मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग एक सोशल एंड मैनेजरियल प्रोसेस है, मैनेजरियल एंड सोशल प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या कर रहे होते हैं कि किसी भी इंडिविजुअल या फिर ग्रुप के हम लोग उनकी नीड को ऑब्टेन करते हैं। पहले हम ये पता लगाते हैं कि उनके नीड्स क्या हैं, उनके वांट्स क्या हैं और उसके बाद हम लोग उनके लिए वो प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं और एक वैल्यू शेयर करते हैं दूसरों के साथ, ताकि जो हमारे कस्टमर्स हैं उनको कुछ वैल्यू एडिशन हो उनकी लाइफ में। अगर आप मुझे कुछ बेच रहे हो और आपकी वो चीज़ मुझे देने से मेरे लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन हो रहा है, तभी मैं वो चीज़ खरीदूँगी, अदरवाइज़ मैं वो चीज़ नहीं खरीदूँगी, है ना? तो ये सारी चीज़ें रहती हैं जो हम देखते हैं अगर हमारी कोई कंपनी है, कोई स्टार्टअप है वगैरह वगैरह। The author has considered marketing as a social process where interaction of people is an essential component of it. ये जो ऑथर हैं फिलिप कोटलर, इन्होंने बोला है कि जो मार्केटिंग है ना, ये एक सोशल प्रोसेस होता है और जैसे हम लोगों को कहा जाता है कि ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल बीइंग। सोशल बीइंग का मतलब आप बातचीत करोगे, आप अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को शेयर करोगे, उस तरीके से आप लोगों के साथ इंटरैक्ट करोगे। तो मार्केटिंग भी एक सोशल प्रोसेस होता है जहाँ पे लोग आपस में इंटरैक्ट करते हैं और ये एक उसका इसेंशियल कंपोनेंट है। मार्केटिंग सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप शाहरुख खान को लाए, आपने किसी चीज से अपना ऐड करवा दिया, बट बहुत से लोग ऐसे हैं जो वो ऐड नहीं देख रहे, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि जिनके पास टीवी नहीं है तो उन्हें नहीं पता कि क्या है, क्या ऐड है, क्या चीज है। तो सोशल इंटरैक्शन से ही हमें पता चलता है। कई बार ऐसा होता है कि हम खुद भी चीज़ों की मार्केटिंग करते हैं। जैसे कि मान लो कि मैं कोई किसी स्टोर पे गई, मैं वहाँ से अपने लिए कुछ भी लेकर आई, कुछ भी कोई बिस्किट हो सकता है, कोई चॉकलेट हो सकती है या कुछ भी घर का आपका सामान है, कुछ भी हो सकता है। तो मान लो वो चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही है, तो वो अपने फ्रेंड्स के संग, अपनी फैमिली के संग शेयर करोगे कि देखो ये जो चीज़ है बहुत अच्छी है, ऐसी है, वैसी है, तो उसकी आप खुद से तारीफ़ कर रहे हो। आपको पता नहीं चल रहा है कि आप मार्केटिंग कर रहे हो, बट यू आर डूइंग मार्केटिंग। Through this interaction, the persuasion for selling the products or services begins. अब ये जो interaction होता है, इससे एक persuasion बढ़ता है selling के लिए और कोई भी services की सेलिंग की शुरू हो जाती है वहां से। दस मार्केटिंग इज प्योरली परचेज डिसीजन ऑफ द कस्टमर। मार्केट क्या है? एक प्योरली परचेज डिसीजन है। अगर एक कस्टमर ने आपके प्रोडक्ट को परचेज करने का डिसीजन कर लिया ना, तो समझ लो वो वहीं से मार्केटिंग करना उसकी शुरू कर देगा, बट थ्रू कंटिन्यूअस मार्केटिंग इनिशिएटिव एट डिफरेंट स्टेजेस। और गाइज हो सकता है आपको थोड़ी बारिश की आवाज़ आ रही हो क्योंकि आज पता नहीं कैसे अचानक से बारिश हो चुकी है, और पर मेरे को वीडियो तो बनाना ही था तो मैं बना रही हूँ, तो आई होप कि आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो आगे अगर हम बढ़े तो मार्केटिंग स्टार्ट्स बिफोर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड कंटिन्यूज इवन आफ्टर द सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट। ये कह रहे हैं कि जो मार्केटिंग है, मैंने आपको ये चीज़ें हम लोगों ने पिछली वीडियो में भी डिस्कस की थी कि किसी भी गुड्स के प्रोडक्शन से पहले, अगर मान लो मैं कुछ पेन वगैरह बना रही हूँ, मैं कॉपीज बना रही हूँ, तो उसका जब मैं प्रोडक्शन करूंगी तो उससे पहले ही मैं अपनी मार्केटिंग शुरू कर दूंगी, क्योंकि मार्केटिंग होने में लोगों के पास गांव से गांव, शहर से शहर चीजें पहुंचने में इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम। तो इसीलिए जो चीजें बनने से तब पहले ही, गुड्स के प्रोडक्शन से पहले ही मार्केटिंग शुरू हो जाती है, एंड गुड्स के बिकने के बाद भी उन सारी जो चीजें बिक जाती हैं, सब खत्म हो जाती हैं, तब तक भी मार्केटिंग उसकी जो है वो चलती रहती है। सो वी से मार्केटिंग इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। मार्केटिंग क्या है? एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जिसमें आप अपनी चीज़ों के बारे में लोगों को बता रहे हो, या फिर सोशल प्रोसेस अगर आप इसको कहोगे, तो एक इंटरेक्शन जब लोगों के बीच में होगी तो आपके प्रोडक्ट की मार्केटिंग होगी। बेसिकली कोई चीज़ आप तब बनाते हो, पहले आपको मार्केटिंग में ये चीज़ समझनी है कि जो मेरे यूज़र हैं, जो मेरे कस्टमर हैं, उनको किस चीज़ की ज़रूरत है। किसी भी इतनी बड़ी दुनिया में किसी भी बंदे की नीड को पकड़ लो कि उसको क्या चाहिए हो सकता है,
और उसकी नीड्स को फुलफिल कर लो। जैसे ही आप ये काम करोगे ना, तो आपको किसी को फोर्स भी नहीं करना पड़ेगा कि किसी को कुछ खरीदना है। अब एक प्यासे व्यक्ति के सामने आप पानी लेके जाओगे, तो वो ऑफ कोर्स आपका पानी खरीद लेगा। वो आपसे ये नहीं कहेगा कि मैं नहीं खरीदूंगा, या मैंने कोई शाहरुख खान का ऐड नहीं देखा इस पानी पे। यार, बंदे को प्यास लगी है, उसको पानी से मतलब है। उसको ये मतलब नहीं है कि किसने मार्केटिंग करी है, किसने एडवर्टीजमेंट करा है। तो किसी बंदे की जरूरत को जब आप पूरा करोगे ना, तो एक कंपनी भी बढ़िया चलेगी, और एक सारा ये जो चीजें हैं ये सब आपको पता चलेगी। अभी सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं है, प्रैक्टिकल भी है। उस चीज को आप समझो। वेयर एक्टिविटीज pertaining to identification of the needs, wants and demands of the customer, then designing of a suitable product to meet the needs, giving name to the product and converting it to a brand by communicating it to the customer। ये जो एक्टिविटीज होती है मार्केटिंग की, जो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, उसमें सबसे पहले हम नीड्स को आइडेंटिफाई करते हैं, वांट्स एंड डिमांड्स को आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद हम एक सूटेबल प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं ताकि हम अपने कस्टमर की नीड्स को फुलफिल कर सकें। अपने प्रोडक्ट को कुछ नाम देते हैं, उसको एक ब्रांड में कन्वर्ट करते हैं, एंड कस्टमर्स तक उसको कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेशन ये जो प्रोसेस है, यही एडवर्टीजमेंट होता है। अब ये एक यहाँ पे आपको एक फिगर दे रखी है कि कोर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, वैल्यू सेटिस्फेक्शन एंड क्वालिटी, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन रिलेशनशिप, मार्केट्स में जाती है, एंड नीड्स एंड वांट्स एंड डिमांड। ये सारी चीजें हैं जिसको आप समझ सकते हो। को सबसे पहली जो चीज है, देखो इससे पहले का जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, वहां पे हम लोग देख रहे थे कि मार्केटिंग क्या होता है, मार्केटिंग की क्या डेफिनेशन है। अब हम मार्केटिंग की कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स को समझने वाले हैं, जो कि उसके डेफिनेशन का पार्ट होते हैं। जब आप डेफिनेशन पढ़ रहे थे तो कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ टर्म्स आ रहे थे, जिसको हम अब खोल खोल कर पढ़ेंगे, ठीक है, और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। सो लेट्स अंडरस्टैंड फ्यू मार्केटिंग कॉन्सेप्ट दैट आर अ पार्ट ऑफ द डेफिनेशन, जो कि तीन चीजें हमको यहाँ पर दिखाई गई हैं, नीड्स, वांट्स एंड डिमांड्स। तीन चीजें हैं, नीड्स क्या होता है, वांट क्या होता है, डिमांड्स क्या होता है। तो सबसे पहले नीड्स की अगर हम बात करें, तो देखो मार्केटिंग जो होता है ना, एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस का मतलब है कि अगर आपकी कोई पेन की फैक्ट्री है जहाँ पे आप पेन बनाते हो, तो आपने अगर आप दूसरी बार बना रहे हो, आपने एक बार सारा अपना जितना भी माल बनाया था, जितना भी प्रोडक्ट्स बनाए थे, उस सबको बेच दिया आपने, और अब आपकी दूसरी बार अब सारा मेकिंग चल रही है। तो जब आपने बेच दिया, और उससे पहले की जितनी भी चीजें थी, जैसे आपने पेन बनाने से पहले ही उस चीज की मार्केटिंग को शुरू कर दिया था, लोगों को उसके बारे में बताना शुरू कर दिया था। तो ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। जब आप बनाए नहीं होता तो भी लोगों को पता चल रहा होता है, तो भी मार्केटिंग हो रही होती है। जब बना रहे होते हो तो भी मार्केटिंग हो रही होती है। जब बन जाता है प्रोडक्ट, जब लोगों के पास पहुंच जाता है, तो भी मार्केटिंग हो रही होती है। और किसी भी चीज की मार्केटिंग हर वक्त होती है, अनटिल और अनलेस वो नीड ही बाहर हो जाए उसकी। तो अगर किसी चीज की जरूरत ही नहीं है तो कोई उसको नहीं लेगा। वैसे अगर हम बात करें तो मार्केटिंग मार्केटिंग एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है जो हमेशा चलता रहता है। Our marketers are individuals who enter in the market and have understanding of the activities of the marketing। अब जो marketers होते हैं हमारे, वो क्या करते हैं, मार्केट में एंटर करते हैं। मार्केट में एंटर करने का मतलब है, आप ये नहीं कि आप मार्केट में घुस रहे हो सामान खरीदने, एक मैन्युफैक्चरर की तरह मार्केट में एंटर करते हैं, सारी चीज़ों को समझते हैं कि मार्केटिंग में क्या होता है, क्या करना है, कि सारी चीज़ों को समझते हैं, और उसके बाद वो मार्केटिंग में एंटर करते हैं। फॉर अंडरस्टैंडिंग द एक्टिविटीज प्रॉपरली, अंडरस्टैंडिंग द नीड्स एंड वांट्स ऑफ कस्टमर्स बिकम्स एसेंशियल। अगर आप ये जो मार्केटिंग है उसकी एक्टिविटी को अच्छे से समझना चाहते हो कि मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग आप क्या बनाओगे, कैसे बेचोगे, कहाँ बनाओगे, तो उसके लिए सबसे इसेंशियल जो चीज़ है वो आपको पता होना चाहिए दैट व्हाट आर द नीड्स एंड वांट्स ऑफ योर कस्टमर। आपकी कस्टमर की ज़रूरतें क्या हैं, आपकी कस्टमर की इच्छाएं क्या हैं। आपका कस्टमर को पेन की ज़रूरत है, बट आपको ज़रूरत के साथ साथ उसकी वांट का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आपका कस्टमर है, अगर वो कोई बच्चा है, मतलब अगर वो छोटा बच्चा है, तो उसको एक पतला पेन चाहिए, उसको बहुत मोटा पेन नहीं चाहिए, पेन की निब अच्छी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें मैं अपनी अर्लियर वीडियोस में भी बता चुकी हूँ। तो आपको नीड्स के साथ साथ वांट्स भी देखनी होती हैं, और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है जब आप एक कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो अगर, तो आपको कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स के बारे में डेफिनेटली पता होना चाहिए। अदरवाइज आप कुछ भी बनाओगे, और अगर वो लोगों को अगर उसकी ज़रूरत ही नहीं है, तो नहीं आप उसको सेल कर पाओगे। तो जो मार्केटिंग होती है वो बेसिकली एक सेटिस्फैक्शन है नीड्स एंड वांट्स का कस्टमर के लिए, ठीक है।
नीड्स आर द स्टेट ऑफ बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ समथिंग। नीड्स क्या होता है? नीड्स की अगर हम छोटी सी अगर बात करें, हल्की सी डेफिनेशन की बात करें, तो नीड्स आर द स्टेट ऑफ बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ समथिंग। आपको हमेशा उस चीज की जरूरत होती है। मैं यहाँ पे जरूरत की बात कर रही हूँ, इच्छा की बात नहीं कर रही हूँ। जो चीज आपके पास नहीं होती है, आपको उसकी जरूरत पड़ती है। नीड क्या होता है? जब आपके पास कोई चीज ना हो, और अगर आपके पास दो एसी है, तीसरा आपके पास नहीं है, तो आप ये नहीं कहोगे कि मेरे पास दो एसी हैं, आप ये कहोगे कि मेरे पास तीन एसी नहीं है। तो समझ में आएगा कि आपको तीसरे एसी की जरूरत है। तो नीड का मतलब होता है आपकी एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे यू वांट समथिंग, यू आर डिप्राइव्ड ऑफ समथिंग, आपको किसी की जरूरत है। अब अगर हम बात करें आगे, तो नीड्स कैन बी फिजिकल लाइक हंगर, क्लोथिंग, शेल्टर एंड सेक्स। जो नीड है वो कुछ भी फिजिकल भी हो सकते हैं, जैसे किसी को भूख लग रही है, किसी को कपड़े चाहिए, किसी को शेल्टर चाहिए। अब ये अलग अलग, मतलब ये अलग अलग तरीके की नीड्स हो सकती हैं। बट अगर आपकी कोई भी जो आपकी कोई भी जरूरत है, अगर वो आपको नहीं मिलती, अगर आप अनसेटिस्फाइड रहते हो, तो एक जो पर्सन है वो अनहैप्पी और अनकंफर्टेबल रहता है। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर आपको इंडिया का, अगर आपने सुना हो हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में, तो हैप्पीनेस इंडेक्स, कोई इंसान खुश कब रहता है? जब उसकी सारी जरूरतें पूरी हो जाए, जो भी उसको चाहिए वो अगर उसको मिल जाएगा, तो वो खुश रहेगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें, तो ये कह रहा है कि जब हम फास्ट कर रहे होते हैं और हम कोई व्रत रखे होते हैं और हमें खाना नहीं मिलता है, सुबह से लेकर शाम तक हम भूखे रहते हैं, और अगर कोई इंसान हमारे सामने, कोई हमारा टेस्टी सा, मतलब कोई, अगर मुझे मान लो बर्गर पसंद है, मुझे पिज्ज़ा पसंद है, और मेरे सामने बैठकर आप खा रहे हो, तो बहुत ही टफ हो जाएगा मेरे को अपने आप को रेजिस्ट करना, क्योंकि वो मेरी नीड है और वो मुझे दिख रहा है कि वो मुझे मिल सकती है, बट वन हैंड अवे है, मैं उसको उठा लूँ और वो मुझे मिल जाएगा। बट एक अंदर से आता है कि भाई नहीं खाना है, क्योंकि यहाँ पर जो मेरे को चाहिए था, मेरी जरूरत थी, खाना तो मुझे चाहिए, बट क्योंकि मैं किसी रेजिस्टेंस की वजह से खा नहीं पा रही हूँ, तो मेरे को उतना अच्छा नहीं लगेगा। मैं कहूंगी ओए तू जा यहाँ से यार, तू मेरे सामने क्यों खा रही है या खा रहा है, तो तू यहाँ से जा, तू कहीं दूर जाके खाइयो। तो हम इस तरीके से बोल देते हैं। अब जो नीड्स होती हैं वो सोशल भी हो सकती हैं, ये तो फिजिकल हो गई, जो चीजें आपको दिख रही हैं। सोशल हो सकती है, जैसे लव एंड बिलोंगिंगनेस। अब बिकॉज ह्यूमन बींग्स आर कंसिडर्ड एज सोशल बींग्स, ह्यूमन बींग को सोशल बींग कहा जाता है। तो अगर कोई ह्यूमन बींग अकेले इस दुनिया में रह रहा है, सुबह सुबह से लेकर शाम तक वो अकेले रहता है, वो किसी से बोलता नहीं है, या फिर कोई बंदा उससे बात नहीं करता, तो वो लव उसको नहीं मिल रहा, वो जो प्यार होता है दुनिया से वो उसको नहीं मिलता। तो ये सोशल नीड बन सकती है किसी की, कि हम, जैसे अगर एनिमल्स भी होते हैं तो उनको भी प्यार चाहिए, अगर आप उसको प्यार करोगे तो वो भी वापस से आपको प्यार करेगा। सेल्फ एस्टीम लाइक स्टेटस एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। अब आपको सेल्फ एस्टीम भी चाहिए, आपकी होनी चाहिए भाई। हर कोई इंसान दुनिया में आने के बाद उसका पहला ये रहता है कि मैं सेल्फ, अपनी एस्टीम कैसे बनाऊं। छोटे से बच्चे को भी अगर आप, अगर उसकी तारीफ करोगे, उसको अप्रिशिएट करोगे, तो वो और अच्छा काम करेगा। बट अगर आप उसकी बुराई करोगे, छोटा सा बच्चा भी, तो वो आपकी बात ज़्यादा नहीं मानेगा, और जब आप उसकी बार-बार ही बुराई करोगे, तो वो समझ जाएगा कि इस इंसान को मेरे से कोई ख़ासा चिढ़ है, और मैं तो सही हूँ पर ये बेकार है। ठीक है? तो हमेशा ये नहीं करना होता है। ये मार्केटिंग से हट के एक चीज़ अलग बता रही हूँ आपको, कि अपने आस-पास जो लोग हैं उनसे प्यार से बात करो, अच्छे से रहो, तो ये चीज़ें होती हैं। अब देखो, लव एंड बिलॉन्गिंगनेस, अब इससे रिलेटेड अभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आइडिया मतलब बेसिकली एक एग्ज़ाम्पल आ रहा है कि जैसे लोग होते हैं, अब ऑफ़िस में पूरे दिन बैठे हैं, उनको कुछ भी नहीं है बात करने के लिए, तो आजकल बहुत सारे ऐप्स बन गए हैं, मुझे ज़्यादा के तो नाम याद नहीं है, पर टिंडर, किंडर, पता नहीं कुछ ऐसे करके कुछ है, जहाँ पे लोग अपने फ्रेंड्स बना सकते हैं। और बहुत से ऐप्स मैंने ऐड देखे हैं, मुझे नाम याद नहीं है, बट ऐसे बहुत से ऐप्स होते हैं जहाँ पे आप फ्रेंड बना सकते हो किसी को, आप वीडियो कॉल कर सकते हो। और इंस्टा, फेसबुक तो हमें पता ही है कि ये सब क्या है। ये सब जो लोग कनेक्टेड नहीं फील करते, वो पूरी दुनिया से कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये लव बिलोंगिंगनेस के लिए ही बनाया गया है। आप थोड़ा-सा अपना दिमाग चलाओगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि ये भी लोगों की नीड है, कि भाई हम इस तरीके से, जैसे आप कोई फ़ोटो शेयर कर रहे हो, तो उसपे आपको चाहिए कि भाई मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लाइक्स मिले। तो ये क्या है? ये एक आपकी ज़रूरत है, और अगर आपको उस फ़ोटो पे लाइक नहीं मिलेंगे, उस पिक्चर पे आपकी लाइक नहीं मिलेंगे, तो आपको, आपका मूड खराब हो जाएगा। इस तरीके से है। अगर हम बात करें नीड्स की, तो ये जो नीड्स होती हैं,
इसको कोई भी मार्केटर इन्वेंट नहीं करता है। अगर मैं कोई सामान बना रही तो मैं नहीं जाऊँगी लोगों को कहने कि भाई तुम पढ़ना शुरू करो, मैं पेन बना रही हूँ तो तुम्हें फिर पेन की ज़रूरत पड़ेगी। मैं ऐसा काम नहीं करूँगी। ये क्या होता है, इंसान की खुद की, ये अंदर से निकल कर आता है कि भाई उसको ये काम करना है। और एक ये जो कहते हैं ऐसा, ये किसने कहा है, एकेडमिक मॉडल ऑफ नीड्स, इसको प्रपोज़ किया है एक साइकोलॉजिस्ट अब्राहम मैस्लो ने, वो ऐसा कहते हैं, ठीक है? और अगर हम बात करें, हम आगे बढ़े इसमें, तो क्या कह रहे हैं कि कस्टमर नीड्स आर द प्रॉब्लम्स दैट कस्टमर्स प्लान टू सॉल्व विद द परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। कस्टमर की नीड्स जो होती हैं वो उसके लिए एक प्रॉब्लम होती है। अब मेरे पास अगर कोई मैट नहीं है, मान लो कि मेरे को योगा करना है, मेरे पास योगा मैट नहीं है, तो ये मेरी ज़रूरत भी है, मेरी प्रॉब्लम भी है। अगर कोई आके मुझे बोलेगा कि भाई मैं 200 रुपये में आपको योगा मैट दे रहा हूँ, तो मैं ले लूँगी, मैं कहूँगी भाई चलो ठीक है, मुझे तो इसकी ज़रूरत भी थी और मेरे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी अगर मेरे पास योगा मैट नहीं रहेगी। तो मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं खुद से प्लान ऑलरेडी कर रही हूँ। बेसिकली मुझे पता होना चाहिए कि मुझे योगा मैट की ज़रूरत है। अगर मुझे पता ही नहीं है, मुझे लगता ही नहीं है कि मुझे योगा मैट की ज़रूरत है, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा किसी भी मार्केटर को मुझे कन्विंस करना कि मुझे वो खरीदना चाहिए। तो कस्टमर के नीड्स एक प्रॉब्लम्स होते हैं जिसको सॉल्व करने की कोशिश हमेशा कस्टमर करता रहता है, किसी भी चीज़, किसी भी गुड्स को खरीद के, किसी भी सर्विस को खरीद के। अ मार्केटर कांट क्रिएट नीड्स, जो मार्केटर होते हैं वो नीड्स को क्रिएट नहीं कर सकता। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मैं अगर पेन बनाने जा रही हूँ, तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि तुम पढ़ना शुरू कर दो या लिखना शुरू कर दो क्योंकि मैं पेन बना रही हूँ, ठीक है? बट मार्केटर्स हैव द ऑप्शन ऑफ आइडेंटिफाइंग, एनालाइजिंग, एंटिसिपेटिंग एंड फुलफिलिंग द नीड्स ओनली। अभी जो मार्केटर्स होते हैं, उनके पास ऑप्शन होते हैं कि वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई, अगर मान लो कि मैं हमेशा पेन की एग्ज़ाम्पल ही क्यों लेती हूँ मुझे पता नहीं, बट यही आता है मेरे दिमाग में। तो जो मार्केटर है, वो आइडेंटिफाई करेगा, और ये चीज़ें हैं कि मेरे को नीड्स पता करनी आनी चाहिए कि मैं आइडेंटिफाई करूँ कि लोगों को क्या नीड है। आप ये जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो मार्केटिंग, मार्केटिंग अगर आपको एक मार्केटर बनना है, तो ये लाइन मुझे लगता है आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होनी चाहिए। तो जो मार्केटर्स हैं उनके पास एक ऑप्शन होता है कि आप किसी की नीड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो, एनालाइज करोगे आप, एंटिसिपेट करोगे और उसके बाद उसकी नीड्स को फुलफिल करोगे। एक अच्छे मार्केटर का काम यही होता है, ठीक है? आगे आते हैं, मैस्लो ने जो हायरार्की ऑफ नीड्स दिया है, मैस्लो क्या बोलते हैं, क्या होना चाहिए हायरार्की ऑफ नीड्स, तो ये इस तरीके से है हमारे पास। सबसे पहला जो सबसे नीचे सबसे जो बेसिक चीज़ें होती हैं, फिजियोलॉजिकल नीड्स, वाटर, फूड, स्लीप, सेक्स, ब्रीदिंग, ये सब एकदम बेसिक चीज़ें हैं जो इंसान को चाहिए। सेफ्टी नीड्स होनी चाहिए, सिक्योरिटी ऑफ रिसोर्सेज, एम्प्लॉयमेंट, फैमिली, हेल्थ, ये सब हो गया। लव, बिलोंगिंग नीड्स, फ्रेंडशिप, लव, इंटीमेसी, अफेक्शन, ये सब होना चाहिए। एस्टीम की नीड्स क्या होती है, इंडिपेंडेंस चाहिए इंसान को, सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, अचीवमेंट चाहिए। लाइफ में जब अचीवमेंट होगा तभी कॉन्फिडेंस भी आएगा, तभी आप इंडिपेंडेंस आपको मिलेगी और तभी आपको सेल्फ रिस्पेक्ट भी आपके अंदर से निकलेगा। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या होता है, मोरालिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक्सेप्टेंस ऑफ फैक्ट्स और क्रिएटिविटी, ये सब चीज़ें होंगी जो मैस्लो ने हायरार्की ऑफ नीड्स में दी हैं। अब अगर हम देखेंगे कि वांट्स क्या होता है, तो देखो वांट्स जो होती है ना हमारी, वो बेसिकली हमारे कल्चर और हमारे इंडिविजुअल पर्सनालिटी से बनती हैं। अब मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, जैसे अगर मैं एक हाई-फाई सोसाइटी में रहती हूँ, तो मुझे, अगर मेरे घर में ऑलरेडी वॉशिंग मशीन नहीं होगा, मैं अपने हाथ से कपड़े धोती होंगी, तो मैं अगर अपने आस-पास के लोगों को देखूँगी, तो मुझे लगेगा भाई मेरे पास भी वॉशिंग मशीन होनी चाहिए या मेरे पास भी एसी होना चाहिए, मेरे पास भी बड़ी-सी मर्सिडीज़ की कार होनी चाहिए। तो मेरे कल्चर, मेरे आस-पास की जो मेरी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है, उससे मेरी वांट्स निकल कर आती हैं और एसेंशियली ये डिपेंडेंट होती हैं नीड्स पर, ठीक है? अगर एक एग्ज़ाम्पल की बात हम करें तो यहाँ पर, कि एक जो पर्सन है, वो नॉर्थ इंडिया में अगर उसको भूख लग रही होगी तो वो राजमा-चावल खाएगा। और राजमा-चावल खाना भी देखो यार, ऐसी छोटी-मोटी बात नहीं है कि आपका अगर मन कर रहा है तो आप राजमा-चावल खा सकते हो, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें खाना भी नसीब नहीं हो रहा। तो अगर आपको राजमा-चावल मिल पा रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। और अगर वहीं पे हम बात करें किसी साउथ इंडियन पर्सन की, अगर उसको कुछ खाना है तो वो राजमा-चावल नहीं खाएगा, वो फिश करी या राइस खा सकता है। बट यही होती हैं वांट्स, जहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से चल सकते हो। नीड्स होती हैं जो चीज़ों की आपकी ज़रूरत है, अगर वांट्स हमारी वो चीज़ें होती हैं जिस पर हमारा कंट्रोल होता है कि आपकी क्या इच्छा है, आपको करना है या नहीं करना है। अब हम आएँगे अपने डिमांड के टॉपिक पे, तो वो क्या कह रहे हैं देखो, वी मे वांट टू डाइन आउट इन अ 5 स्टार होटल। हमारा कभी ऐसा मन कर सकता है कि हम बाहर जाकर डिनर करके आएँ किसी 5 स्टार होटल में, ठीक है? बट क्वेश्चन यहाँ
पर ये है कि क्या हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम ताज में जाके खाना खाएं, वही ताज जो मुंबई में है, जो होटल है इतना बड़ा। बट ये एक क्वेश्चनेबल चीज़ है कि क्या हमारे पास इतने पैसे हैं या नहीं है। देखो, तो अगर हमारे पास इतने पैसे हैं देन इट विल बिकम अ डिमांड। अगर हमारे पास इतने पैसे हैं कि अपनी उस वांट को पूरा कर सकते हैं तो वो एक डिमांड बन जाएगी। डिमांड को इन्होंने वांट्स के थ्रू ही समझा रखा है कि बेसिकली जो डिमांड होती है वो वांट्स ही तो होती है ना हमारी, कि कुछ ऐसी इच्छाएं जो हम उसको बहुत ही बेसब्री से पूरा करना चाहते हैं, और उसको पूरा करने के लिए हमारी परचेजिंग पावर भी है। मतलब अगर हमारे पास पैसे हैं कि हम ताज में जाके खाना खाएं, तो ये एक परचेजिंग पावर होगी। विलिंगनेस है क्योंकि हमारे पास पैसे हैं तभी हमारा मन कर रहा है। अब हमारे या आपके जैसे नॉर्मल इंसान, अगर मिडिल क्लास फैमिली वाले लोग हैं, तो उन लोगों का ऐसा मन नहीं करेगा कि मैं चलो आज चलते हैं ताज और आज ताज में डिनर करके आते हैं। वो अगर आपके पास पैसे हैं इतने सारे तो आपकी इच्छा भी होगी और आपके पास परचेजिंग पावर है तो आप जा भी सकते हो, अदरवाइज आप नहीं जा सकते हो वहां पर। चलो अब आते हैं आगे। द टॉप मार्केटिंग कंपनीज लाइक HUL, आइडिया एंड एयरटेल। अब ये जो टॉप मार्केटिंग कंपनीज है इंडिया में, HUL, आइडिया एंड एयरटेल, और जो भी कंपनी आपकी नज़र में हो गई, जैसे कि कोई भी कंपनी होती है, तो सबसे पहले वो लोग क्या करते हैं, दे फर्स्ट अंडरस्टैंड द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर एंड देन फुलफिल द नीड्स। आपको पता है कि सबसे पहले जो भी मार्केटिंग करने वाला होता है, बेसिकली जो भी प्रोडक्ट बना रहा होता है या भी जो भी चीज़ों को सेल करने वाला होता है, तो वो सबसे पहले ये देखते हैं कि भाई लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है, लोग क्या चीज़ चाहते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे क्योंकि आइडिया और एयरटेल की बात हुई है, तो हम लोग फ़ोन से रिलेटेड इस चीज़ को समझेंगे कि अगर आपके पास फ़ोन भी है और उसके अंदर डेटा भी है बट नेटवर्क नहीं आ रहा, ठीक है, तो आप चाहोगे कि भाई मुझे नेटवर्क मिले क्योंकि मैंने पूरे पैसे दिए हैं डेटा को भरवाने के लिए, है ना, और रिचार्ज करवाने के लिए मैंने पूरे पैसे दिए हैं, फिर भी मेरे सिग्नल नहीं आ रहे। तो जो एयरटेल है उसने आपकी इस डिमांड को पूरा किया कि कई बार ऐड आता रहता है कि आप कहीं भी चले जाओ, गुफा में चले जाओ, यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, उसके जो सिग्नल है वो हमेशा आते रहते हैं। तो ये जो टॉप मार्केटिंग कंपनीज होती हैं, पहले कस्टमर की नीड्स को, वांट्स को अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं, और उसके बाद उसको फुलफिल करते हैं। वांट्स एंड डिमांड्स बाय कंडक्टिंग, और ये कैसे करते हैं फुलफिल आपकी नीड्स, वांट्स और डिमांड्स को, ये लोग कस्टमर का एक रिसर्च करवाते हैं। जैसे कि मेरे को एक याद है, मेरे पास वोडाफोन का सिम था, तो पहले उसमें बिल्कुल ही नेटवर्क नहीं आते थे। तो एक बार पता नहीं मैसेज पे मेरे से किसी ने फीडबैक मांगा और मैंने उसको रेटिंग दे दिया 0, 10 आउट ऑफ 0, क्योंकि उसका नेटवर्क बिल्कुल ही नहीं आता था। 4 GB का पैक मैं लेती हूँ, बट उसके बाद ही मुझे बहुत दिक्कत होती थी उसको चलाने में, वो चलता ही नहीं था। तो मैंने उसको रेटिंग दिया ना जैसे 0, और मैं तब से अब तक मैं फील कर रही हूँ कि मेरा डेटा एकदम बढ़िया चल रहा है। अब मुझे नहीं पता कि उसका असर है या कुछ और है, बट मैंने इसको तुरंत ही 0 दे दिया था। फिर मेरे को फ़ोन आया, मैंने बताया कि देखो ये दिक्कत है, मैं आपको 1 भी नहीं दूंगी, मैं 0 ही दूंगी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो उसके बाद से ये सब ठीक हो गया। बट ये क्या है, रेगुलर फीडबैक लेते हैं कस्टमर से। अगर आप अच्छे मार्केटमैन बनना चाहते हो, अच्छे मार्केटर बनना चाहते हो, अच्छी मार्केटिंग करना चाहते हो, तो आपको अपने कंज्यूमर का रिसर्च करना पड़ेगा कि आपके कंज्यूमर को किस किस चीज़ की ज़रूरत है, और साथ ही साथ उनसे रेगुलर फीडबैक भी लेना पड़ेगा फ्रॉम देयर सेल्समैन इन द मार्केट अबाउट अनफुलफिल्ड कस्टमर नीड्स। आपको ये देखना पड़ेगा कि कस्टमर की कौन सी ऐसी नीड्स है जो कि अनफुलफिल्ड है, और अगर पूरी नहीं हो रही है तो आप उसको पूरा करो। तो भी सिंपल सी बात है, कस्टमर आपके पास ही आएगा, है ना। For example, Big Bazaar, a retail store of Future Group, shop floor managers regularly mingle with customers on the shop floor and try to satisfy every customer। इन्होंने बिग बाजार का एग्जाम्पल दिया है, कह रहे हैं कि यहाँ पे जो शॉप फ्लोर मैनेजर होते हैं ये रेगुलरली कस्टमर से बात करते रहते हैं और एवरी कस्टमर को सेटिस्फाई करने की अपनी पूरी कोशिश करते हैं। वैसे तो आपको पता है कि हम हर किसी इंसान को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, बट फिर भी मैनेजर्स हर किसी से अलग तरीके से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि भाई आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, मतलब क्या चीज़ आपको, अगर आपको यहाँ चाहिए तो वहाँ चले जाओगे, ये चीज़ चाहिए तो वहाँ चले जाओ, ताकि उनको एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपके स्टोर में आके लगे। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग पे। तो एक कंपनी को हमेशा अपने मार्केट ऑब्जेक्टिव्स के साथ क्लियर रहना चाहिए कि क्या उसका मार्केट ऑब्जेक्टिव्स है, क्या वो मार्केटिंग बेसिकली करना चाहते हैं। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, उसको अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहला है हमारा क्रिएशन ऑफ डिमांड। भाई देखो, मैंने आपको पिछले वीडियो में आई थिंक मैं ये समझा रही थी कि अगर आप कोई सामान बना रहे हो तो आप लोगों को ये नहीं कह सकते कि क्योंकि मैं ये सामान बनाऊँ इसलिए तुम इसे इस्तेमाल करो। बट कभी भी आप किसी भी स्टोर में जाते हो, तो अगर आप छोटी से छोटी दुकान में भी जाओगे ना,
तो जो बंदा है, जो दुकान का ओनर है, वो आपको अलग अलग सी चीज़ें दिखाएगा। वो ये नहीं कहेगा कि क्योंकि मेरी दुकान में ये सब है तो तुम इसलिए ले जाओ। वो आपको ये बताएंगे कि देखो आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे मान लो कि मैं मेरे घर में एक छोटा सा बच्चा है, मैं उस बच्चे को लेके किसी शॉप पे गई, ठीक है, वहां पे बॉर्नविटा, कॉम्प्लेन वगैरह वगैरह चीजें हैं। तो वो दुकान वाला मेरे को बताएगा कि अरे इस बच्चे को, मतलब आई डोंट थिंक कि कोई ऐसे करता होगा, बट फिर भी ऐसा कर सकता है। और मतलब इस तरीके से तो नहीं, क्योंकि मैं रिटेल नहीं करती, इसलिए मुझे आइडिया नहीं है उसका। बट एक तरीके से वो आपको ये कहने की कोशिश कर सकता है कि आपको अपने बच्चे को हॉर्लिक्स, कॉम्प्लेन या बॉर्नविटा वगैरह देना चाहिए, इससे एनर्जी बूस्ट होती है। या कुछ अगर आप किसी बाहर दुकान पे मान लो जाके खड़े हो या बात कर रहे हो कि यार लंच बनाने में बहुत टाइम लगता है, ये है वो है, तो आपको बोलेंगे नहीं अच्छा ये ले जाओ, ये सेरल ले जाओ, ये चौकोस ले जाओ, इसे दूध में डालो, एकदम इंस्टेंट लंच तैयार हो जाएगा। तो एकदम कुछ इस तरीके की बातें हैं। तो उसने ये नहीं कहा कि क्योंकि मेरे दुकान में ये है तो इसलिए तुम ले लो। वो ये दिखाना चाह रहा है कि आपको इसकी ज़रूरत है, इसलिए आपको ये लेना चाहिए। और मान लो जैसे कि ओट्स होता है, उसको मैंने एक बार ले लिया। अब मैंने एक बार ले लिया कि मेरा अच्छा से ब्रेकफास्ट बन जाएगा, जल्दी बन जाएगा। दूसरी बार फिर मुझे उसकी ना आदत पड़ जाएगी कि मुझे इंस्टेंट ब्रेकफास्ट मिलना चाहिए, तो मैं उसको वहाँ से खरीदती रहूँगी। तो मैं क्या कर रही हूँ, ये जनरेट कर रही हूँ मैं इसकी सेल्स, और वो मेरे थ्रू अपनी सेल्स जनरेट कर रहा है, और मैं उसकी सेल्स को बढ़ा रही हूँ अपनी नीड को पूरा कर करके। ऐसा नहीं कि किसी ने मेरे से ज़बरदस्ती करी और मैं ज़बरदस्ती उस चीज़ को, फोर्सफुली उस चीज़ को इस्तेमाल कर रही हूँ। नहीं, मुझे पसंद आ रहा है, इसलिए मैं कर रही हूँ। तो ये आपको मैंने ऐसे बातों से समझा दिया। अब यहाँ पे समझो कि क्या लिखा हुआ है। द मार्केटिंग मैनेजमेंट्स फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू क्रिएट डिमांड थ्रू वेरियस मीन्स। आपको डिमांड क्रिएट करनी होती है अलग अलग तरीकों से। अ कॉन्शियस अटेम्प्ट इज मेड टू फाइंड आउट द प्रेफरेंसेस एंड टेस्ट्स ऑफ द कंज्यूमर बाय द कंपनी। एक कॉन्शियस अटेम्प्ट डिमांड को क्रिएट करने में ये आता है कि आप अपने कस्टमर के प्रेफरेंसेस को फाइंड आउट करो, उनके टेस्ट को फाइंड आउट करो, और उसके बाद अगर आप उन्हें कोई भी चीज़ दिखाओगे ना, तो समझ लो 75% चांसेस है कि वो आपसे वो चीज़ ले लेंगे। Demand for the products and services are created by informing the customer their utility। अब जो डिमांड होते हैं किसी भी प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में, वो कैसे क्रिएट किए जाते हैं, आपको कस्टमर को बताना पड़ता है कि भाई देखो आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है ना, इस तरीके से। मुझे ज़्यादा याद नहीं है, बट मैंने एक कहानी सुनी थी, एक शॉर्ट स्टोरी थी, यूट्यूब पे मैंने कहीं सुना था उसको, कि एक बंदा एक दुकान में बैठा होता है और एक बूढ़े अंकल से आते हैं, आई थिंक कुछ फिशिंग वाला नेट लेने के लिए। तो जो बंदा होता है वहाँ पे, आपने हो सकता है सुनी हुई है कि जब वो फिशिंग का नेट ले रहा होता है, तो जो बेच रहा होता है वो उसको बताता है कि अंकल, अरे आप इतनी देर तक फिशिंग करोगे तो धूप लगेगी, तो ये लो ये अम्ब्रेला ले जाओ। तो वो अम्ब्रेला ले लेते हैं। अरे आप इतनी देर बैठे रहोगे तो फिर आपको भूख भी तो लगेगी, है ना, तो ये लो चलो कुछ चिप्स ले जाओ। तो इस तरीके से ये लो ये बकेट ले जाओ, आप फिशेस को रखोगे कहाँ पे। तो इस तरीके से उसने बहुत सारी सेल कर दी अपनी। तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। क्रिएशन ऑफ डिमांड में बेसिकली हमारे पास सिर्फ इतनी चीज़ आ रही है कि आपको अपने कस्टमर के प्रेफरेंसेस को फाइंड आउट करना है, उनके टेस्ट को फाइंड आउट करना है, और किसी भी चीज़ की, अगर आपको किसी भी प्रोडक्ट और सर्विसेज की अगर आपको डिमांड क्रिएट करनी है, तो बेसिकली यू हैव टू टेल और इन्फॉर्म द कस्टमर कि भाई हमारे पास ये चीज़ है और आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, इस तरीके से आप अगर बताओगे कस्टमर को तो डिमांड क्रिएट होगी। कस्टमर सेटिस्फैक्शन में देखो यहाँ पे क्या चीज़ें हैं कि किसी भी मार्केटिंग मैनेजर को सबसे पहले अपने कस्टमर की डिमांड्स को स्टडी करना चाहिए। उससे पहले कि कोई भी प्रोडक्ट आप सर्विसेज आप कस्टमर को दिखाओ, उससे पहले आप देख लो कि भाई किस टाइप का कस्टमर है, इसको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, यहाँ पे दूसरी बात ये लिखी है कि मार्केटिंग हमेशा कस्टमर से शुरू होती है और कस्टमर पर ही एंड हो जाती है। आप कस्टमर के लिए ही मार्केटिंग कर रहे होते हो, और कस्टमर अगर आपके सामान को पसंद करेगा तो आगे भी वो दूसरों को बताएगा। तो कस्टमर से ही मार्केटिंग हमेशा बिगिन होती है और कस्टमर पर ही एंड हो जाती है। सेटिस्फैक्शन ऑफ द कस्टमर इज द आउटकम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ नीड्स एंड मीटिंग देम सक्सेसफुली। अगर आपने कस्टमर को कोई चीज़ दी, ठीक है, और वो उससे सेटिस्फाई हो गया, तो समझ लो कि भाई यही उसकी नीड है, और हमें अब अगली बार जब वो आएगा तो भी हमको उसको वही देना है, अगली बार जब आएगा तो भी उसको वही देना है, क्योंकि वो उसकी नीड बन चुकी है। अब आते हैं अपने तीसरे ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग की तरफ, जो कि है मार्केट शेयर। मार्केट शेयर देखो सबसे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट है समझना। मार्केट शेयर का मतलब होता है कि किसी देश की या फिर किस पूरे वर्ल्ड की भी अगर हम बात करें, तो पूरी इकोनॉमी में जितने रुपए की सेल हो रही है उसमें सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन आपका होना चाहिए। मान लो फॉर एग्जांपल लेती हूँ मैं, कि एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ कि एक दुकान है,
वहां पर एक महीने में 1,000 रुपए का सामान सेल किया जाता है, ठीक है, 1,000 रुपए का सामान बिकता है वहां पे। तो मार्केट शेयर किसी कंपनी को अगर बढ़ाना है तो क्या देखना है, मान लो यहाँ पे दो सामान बिकते हैं, एक है सीएनसी वाला बिस्किट, एक है गुड्डे वाला बिस्किट। तो अब मेरे को जो गुड्डे वाला बिस्किट है अगर उसको अपना मार्केट शेयर बढ़ाना है तो बेसिकली इसका मतलब है कि 1,000 में से कम 800 से 700 रुपए का सामान तो गुड्डे बिस्किट ही बिके, और जो बचा कुचा है वो सीएनसी भी देखेगा, ठीक है। तो जो गुड्डे का जो मार्केट शेयर है वो यहाँ पर बढ़ रहा है। तो पूरी सेल जितनी भी इकोनॉमी में हो रही है उसमें आपका क्या रेशो निकल कर आ रहा है, इसको बोलते हैं मार्केट शेयर, ठीक है। आपको आई होप समझ में आया होगा कि ज्यादा से ज्यादा मेरी सामान की बिक्री हो, मेरा सामान बिके, तो इससे आप समझ जाओ कि भाई मार्केट शेयर कंपनी बढ़ाना चाहती है। और ये मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव भी होता है कि हम कुछ भी करें बट हमारा सामान ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में बिकना चाहिए। तो हर बिजनेस ये चाहता है कि भाई मेरा मार्केट शेयर बढ़े। और माने मार्केट शेयर होता है क्या, ये आपको बता दिया। यहाँ पे एक इंस्टेंस दे रखा है, एक एग्जांपल दे रखा है, कह रहा है कि जो पेप्सी एंड कोक है, ये आपने पिए होंगे कई बार, तो ये दोनों कॉम्पीट करते हैं आपस में एक दूसरे से कि हमारा मार्केट शेयर बढ़े। और मार्केट शेयर को बढ़ाने के लिए ये लोग इनोवेटिव स्ट्रैटेजीज को अडॉप्ट करते हैं, अलग अलग तरीके की। और एक बार तो मैंने किसी शॉर्ट वीडियोस जो यूट्यूब पर आते रहते हैं उसमें मैंने ये भी सुना है कि आई थिंक पता नहीं इसी के एग्जाम्पल है नहीं, कि कोई एक मान लो फॉर एग्जाम्पल पेप्सी का एक स्टोर है, वहां पे कोक, किसी जो कोक का मालिक है या फिर कोक के जो एम्प्लॉयज थे जो बगल वाले उसमें काम कर रहे थे, वो कोक पी पी कर जो अपने कैंस होते थे वो पेप्सी के डस्टबिन में डाल जाते थे। तो जब लोग डालते थे अपने पेप्सी वाले या फिर जब लोग आसपास से गुजरते थे तो वो देखते थे यार कोक के तो बहुत सारे कैंस पड़े हुए हैं। तो ये भी एक बहुत ही इनोवेटिव स्ट्रैटेजी है जिसमें किसी को कोई पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ रहा, बस हाँ आपको पीना पड़ेगा उसको बार बार। और या फिर लोगों को अगर आप फ्री में भी बेच रहे हो तो उसमें बोल दो कि उधर डाल दे। तो ये एक बहुत ही इनोवेटिव स्ट्रैटेजी है अपना सामान ज्यादा बेचने की। तो अब ये जो इनोवेटिव स्ट्रैटेजीज होती हैं इसमें मार्केटिंग में क्या क्या आ सकता है, आप अच्छे से मार्केटिंग करो, अच्छे बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स में, बड़े बड़े होर्डिंग्स में अपने एडवर्टीजमेंट करवाओ, सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज पे ज्यादा ध्यान दो। और आप इनोवेटिव पैकेजिंग भी कर सकते हो, जैसे कि अगर कोई बच्चों का जो प्रोडक्ट आता है उसमें बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव पैकेजिंग उसकी होती है, तो जब बच्चे उसको देखते हैं तो वो देखते ही पागल से हो जाते हैं और अपने पेरेंट्स को परेशान कर देते हैं। और कोई भी पेरेंट्स ये नहीं चाहते कि उनका बच्चा रोए रास्ते में या फिर उन्हें फैल जाए रोते रोते रास्ते पर ही लेट जाए, बच्चे ऐसी हरकतें बहुत करते हैं। तो अगर बच्चे ने कह दिया और एक दो बार रोना शुरू कर दिया ना तो ज़्यादातर चांसेस है कि पेरेंट्स उसको दिलवा देते हैं वो चीज़ें। तो बहुत ही अट्रैक्टिव पैकेजिंग भी करनी है। अगर बच्चे ले रहे हैं वो चीज़ तो अलग बात है, बट अगर कोई बड़े ले रहे हैं तो फिर उसके हिसाब से पैकेजिंग होनी चाहिए। और अब हम डिस्कस करेंगे फोर्थ अपना पॉइंट, जनरेशन ऑफ प्रॉफिट। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग। तो देखो मार्केटिंग का जो ऑब्जेक्टिव होता है उसको हम पढ़ रहे हैं। जनरेशन ऑफ प्रॉफिट भी मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि भाई आप कोई चीज़ बेच रहे हो उसमें से प्रॉफिट हमेशा आना चाहिए। तो जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है ना वही चीज़ों को सेल करके जनरेट करता है रेवेन्यू को। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। सफिशिएंट प्रॉफिट्स मस्ट बी अर्नड एज अ रिजल्ट ऑफ सेल ऑफ वांट सेटिस्फाइंग प्रोडक्ट। किसी भी बंदे की आप वांट्स को अगर सेटिस्फाई कर रहे हो और उसको इस तरीके का प्रोडक्ट बेच रहे हो जिससे उसकी इच्छाएं सेटिस्फाई हो जाए तो उससे एक सफिशिएंट प्रॉफिट निकल कर आना चाहिए। अगर उस किसी भी मार्केटिंग या किसी भी फर्म से अगर सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं आ रहा तो वो ज़्यादा दिनों तक मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएगी। और अगर हम बात करें तो मोर ओवर प्रॉफिट्स आर ऑल्सो नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द फर्म। मतलब प्रॉफिट ऐसा नहीं है कि अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो कंपनी सिर्फ रह नहीं पाएगी। अगर थोड़ा बहुत भी प्रॉफिट हो रहा है तो कंपनी हो सकता है सालों साल तक टिकी तो रहे बट वो अपने सिस्टम्स को अपनी चीज़ों को अपडेट नहीं कर पाएगी और ज़माने के हिसाब से नहीं चल पाएगी, डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो पाएगा, कस्टमर की नीड्स को वो सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे अगर उनके पास अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं होगा तो। दूसरे जो हमारा पॉइंट है वो होता है पब्लिक इमेज। अब देखो किसी भी कंपनी के लिए ना मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, अगर कस्टमर के दिल में विश्वास है ना कि आपके यहाँ से अगर वो कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस ले रहा है तो वो एकदम क्वालिटी उसकी बढ़िया होगी, तो उसको कोई 10 बातें भी बता देगा ना आपकी कंपनी की बुराई कर देगा ना बंदा फिर भी आ जाएगा, क्योंकि उसको खुद को ट्रस्ट है कि अगर मैं यहाँ जाऊँगा तो मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, मेरे को एकदम क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेंगे, क्वालिटी सर्विसेज मिलेंगी और जो वो कह रहा है उसे कहने दो। ठीक है, तो एक गुडविल जो होती है कंपनी की वो बहुत लंबे टाइम के बाद बनती है जब आप रेगुलरली अपने कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई करते रहोगे, उनके संग अच्छे से बिहेव करोगे, उनको क्वालिटी प्रोडक्ट्स दोगे, क्वालिटी सर्विसेज दोगे, वो भी रीजनेबल प्राइसेस पे।
तो एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है कस्टमर्स पे और एक आपकी एक पब्लिक इमेज बनती है। वो बहुत लंबा टाइम लगता है बनने में, ऐसी बात नहीं है कि वो एकदम से बन जाएगा। कोई चीज़ है जो आपको बहुत अच्छी लगती है, या फिर जैसे कि ज़्यादातर लोग होते हैं वो ऑयल अगर यूज़ करते हैं या कोई शैम्पू यूज़ करते हैं और वो उनको बहुत ज़्यादा सूट करता है, तो वो कोई दूसरी चीज़ इस्तेमाल नहीं करते। तो एक कंपनी ने उनके ऊपर एक अच्छी पब्लिक इमेज बनाई है कि भाई आप इस शैम्पू से अपने बाल धो, आपके बाल गिरेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं, मजबूत होंगे, फलाना-फलाना। तो ये सब चीज़ें हैं, जो कि एक गुडविल बनने में बहुत टाइम लगता है, बट अगर बन जाती है एक बार, तो कस्टमर आपके पास ही आएगा। तो एक बार ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग को फिर से मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला है हमारे पास क्रिएशन ऑफ डिमांड। मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव होता है कि भाई आप डिमांड को क्रिएट करो। एक कॉन्शियस अटेम्प्ट होता है लोगों को बताने का कि भाई देखो आपके को इस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, तो आपको ये चीज़ लेनी चाहिए। ज़बरदस्ती नहीं करनी है आपको किसी के साथ भी। अगर आप अच्छे मार्केटर बनना चाहते हो, तो आप दूसरों को अपनी बातों से रिझाने की कोशिश पूरी करो, बट किसी के संग ज़बरदस्ती मत करो। कस्टमर सैटिस्फैक्शन ऑफ कोर्स होना चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो कस्टमर दोबारा नहीं होगा आपके दुकान पर। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे यही है कि मार्केटिंग जो होती है वो कस्टमर से बिगिन होती है, कस्टमर पर ही एंड होती है। तो आपके लिए कस्टमर, जैसे कहते हैं ना, ग्राहक देवता है, उस तरीके से आपको उसके संग ट्रीटमेंट करनी है। मार्केट शेयर आपका ज़्यादा होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग ये भी होता है सेल हो आपकी। फोर्थ पॉइंट है हमारा जनरेशन ऑफ प्रॉफिट। आपका प्रॉफिट अच्छा जनरेट होना चाहिए, सफिशिएंट होना चाहिए, ताकि आप एक बहुत अच्छी ग्रोथ कर पाओ अपने फर्म की और उसको डाइवर्सिफाई बना पाओ, अलग अलग कस्टमर की नीड्स को फुलफिल कर पाओ। पांचवा, एक अच्छी पब्लिक इमेज बनाना, ये भी मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव होता है। कि मार्केट ऑफरिंग्स होता क्या है, तो देखो इसको देखो। मार्केट ऑफरिंग्स आर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज डिजाइन टू डिलीवर वैल्यू टू कस्टमर। मार्केट ऑफरिंग्स वो चीजें होती हैं जो मार्केट कस्टमर को ऑफर कर रहा होता है। अब जो मार्केट है वो कस्टमर को सिर्फ दो ही चीजें ऑफर कर सकता है, या तो वो कोई प्रोडक्ट हो सकता है या फिर कोई वो सर्विस हो सकती है। ठीक है, तो मार्केट जो है वो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज डिज़ाइन करता है कस्टमर को डिलीवर करने के लिए, वैल्यू डिलीवर करने के लिए, कि भाई कस्टमर अगर हमारा प्रोडक्ट यूज़ करे तो उसको अच्छा लगे, जब कस्टमर हमारी सर्विस यूज़ करे तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, इस तरीके से। ईदर टू फुलफिल देयर नीड्स। अपनी हम प्रोडक्ट और सर्विसेज क्यों लेते हैं? जब हमारी कोई ज़रूरत होती है तो उसको पूरा करने के लिए लेते हैं, या फिर हमें उस चीज़ की इच्छा होती है तो हम उसको सेटिस्फाई करने के लिए लेते हैं, या फिर वो दोनों भी हो सकता है। मार्केट ऑफरिंग रेफर्स टू कंप्लीट ऑफर फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विसेज। मार्केट ऑफरिंग क्या होता है? एक कंप्लीट ऑफर होता है फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस। द प्रोडक्ट और सर्विस दैट इज सोल्ड इनटू द मार्केट प्लेस इज कॉल्ड अ मार्केट ऑफरिंग। मार्केट ऑफरिंग अगर आपसे कोई पूछे तो आप बेसिकली, अगर आपसे कोई पूछे कि भाई छोटे से शब्दों में बताओ मार्केट ऑफरिंग क्या होता है, तो आपको बताना है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आपको मार्केट में मिलते हैं, मार्केट में सेल किए जाते हैं बेसिकली कस्टमर्स को, तो वही होते हैं मार्केट ऑफरिंग। अब यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रखा है, उसको हम लोग पहले समझ लेते हैं, फिर वो क्या पता एग्जाम्पल पीछे ज़रूरत पड़ेगी आपको, तो आपके लिए ये समझना ज़रूरी है। तो जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है आईपॉड का, कि बहुत सारे लोग आईपॉड खरीदते हैं। ठीक है, कुछ लोगों से इन्फ्लुएंस होके कि भाई उसने खरीदा तो मेरे पास भी होना चाहिए। आईपॉड क्या होता है? एक म्यूजिक सुनने के लिए डिवाइस है, जिसमें आप बहुत हाई वॉल्यूम पे करके अच्छे तरीके से, मतलब बहुत ज़्यादा आवाज़ में आप गाने को सुन सकते हो। तो ये जब ये निकले थे आफ्टर आईपॉड्स वर इंट्रोड्यूस, तो ये मार्केट में बहुत ज़्यादा कूल स्टेटमेंट होता था कि अगर तुम्हारे पास आईपॉड है तो एक बहुत ही फैशन के लिए मतलब लोग रखते थे। बट आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गया है कि हर इंसान के पास आपको, हर दूसरे इंसान के पास आपको आईपॉड मिल जाएगा, या कोई भी स्पीकर टाइप्स लोग अपने पास रखते हैं कि उनको, क्योंकि आजकल मतलब लोगों को बहुत ही ज़्यादा इसका शौक चढ़ता है कि बहुत ज़्यादा म्यूज़िक ज़ोर-ज़ोर से सुनना है। तो जो आईपॉड का जो इम्पैक्ट है म्यूज़िक और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पे, ये बहुत रहा है, क्योंकि इस प्रोडक्ट ने एक रेवोल्यूशन चला दिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में। बिकॉज लोग जब कोई, अगर आपको कोई बात, जैसे कोई भी गाना है, अगर आप धीरे धीरे सुनोगे ना तो आपको उतना मज़ा नहीं आएगा, बट अगर वही गाना को डीजे पर चला देना तो आपको पता चलेगा वाओ कितना मज़ा आ रहा है, आप मतलब नाचने से लगोगे। तो ये चीज़ होती है कि जो लोग होते हैं वो अपनी नीड्स को सॉल्व करने के लिए ही कोई भी चीज़ खरीदते हैं। इन केस ऑफ द आईपॉड अगर हम बात करें, तो द नीड इज टू हैव बेटर एक्सेस टू म्यूजिक और टू लुक कूल। अब यहाँ पे अगर आप पूछोगे कि भाई आईपॉड खरीदना एक वांट हो सकता है, यहाँ पे नीड क्या है? ठीक है, ये वांट भी हो सकता है, बट नीड होता है कि भाई लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सेस चाहिए म्यूजिक का, एक अच्छे तरीके से वो म्यूजिक सुनना चाहते हैं, या फिर वो दे वांट टू लुक कूल, दैट्स व्हाई दे वांट टू परचेज एन आईपॉड। ठीक है, तो ये सब हो गया। ये अब मार्केट ऑफरिंग्स आपको यहाँ इस टॉपिक में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए मार्केट ऑफरिंग क्या होता है, कि कोई भी प्रोडक्ट और सर्विसेज जो कि मार्केट में बिक रही होती है वो ही मार्केट ऑफरिंग है। तो इसमें प्रोडक्ट जो होते हैं वो क्या चीज़ है, सर्विसेज क्या है, इसको हम लोग एक बार देखेंगे।
देखो, तो जो प्रोडक्ट की ये लोग बात कर रहे हैं, तो ये कह रहा है कि नीड्स एंड वांट्स कैन बी सेटिस्फाइड विद प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफर्ड टू द मार्केट। अब कोई भी इंसान अपने नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई कर सकता है कोई भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को खरीद के। अब एक जो प्रोडक्ट होता है ना, दैट इज नॉट लिमिटेड टू फिजिकल ऑब्जेक्ट्स और टेंजिबल आइटम्स। बेसिकली टेंजिबल आइटम्स वो होते हैं जिसको यू कैन टच, तो जिसको प्रोडक्ट को आप टच कर सकते हो वो टेंजिबल होता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई प्रोडक्ट सिर्फ फिजिकल हो सकता है या फिर जिसको आप छू सकते हो, बल्कि इससे परे भी एक चीज होती है जिसको आप छू सकते हो, जिसको आप देख सकते हो, जिसको आप फील कर सकते हो, दैट इज टेंजिबल। और कोई भी, इट इज एनीथिंग दैट सेटिस्फाइज अ नीड इज कॉल्ड अ प्रोडक्ट। कोई भी ऐसी चीज जो कि आपकी नीड को सेटिस्फाई कर दे, उसको हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। प्रोडक्ट ऑल्सो इंक्लूड सर्विसेज। प्रोडक्ट जो होता है उसके अंडर आपको सर्विसेज भी आ जाती हैं। किसी भी टाइप की जो सर्विसेज होती हैं उसको आप प्रोडक्ट के अंदर भी रख सकते हो, जो कि इनटैंजिबल होने के साथ साथ टैंजिबल भी हो सकती है। अब यहाँ पे इन्होंने देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है, ओ मिट गया, कि एक प्रोडक्ट कैन बी अ पर्सन, प्लेस, ऑर्गेनाइजेशन, एक्टिविटीज एंड इवन आइडियाज। एक प्रोडक्ट कोई पर्सन हो सकता है, कोई प्लेस हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, कोई एक्टिविटीज हो सकती है कोई ऑर्गेनाइजेशन की भी, और कुछ आइडियाज भी जो है वो भी प्रोडक्ट हो सकते हैं। अब जो आपको नीचे दिख रहे हैं ये सारे क्या है, ये सब अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट हैं। जैसे टीवी है, लैपटॉप है, मोबाइल फोन्स है, टैबलेट है, ईयरफोन्स है, माइक है, फ्रिज है, एसी है, डोर है, घर है, ये सब क्या है, सब प्रोडक्ट है जो कि आपकी नीड्स को कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये सर्विसेज की बात अगर करें तो ये लोग कह रहे हैं कि सर्विसेज आर डीड्स, प्रोसेसेस एंड परफॉर्मेंसेज co-produced provided by one person for another person। सर्विसेज क्या होते हैं, कुछ काम होते हैं, कुछ प्रोसेसेस होते हैं, कुछ परफॉर्मेंसेज होती हैं एक पर्सन की, एक से ज़्यादा पर्सन की भी हो सकती है, जो कि दूसरे पर्सन को दे रहे हो। जैसे कि यहाँ पर कोई, जैसे कि आपने किसी हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन किया, तो वहाँ पे कोई बंदा बैठा है आपको सर्व कर रहा है कि भाई मेरा फ़ोन नहीं चल रहा, या कुछ भी, आपको कुछ भी इशू, अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट खरीदा उसमें आपको कुछ भी इशू आ रहा है, तो आप किसी बंदे को फ़ोन, बस मतलब एक कंपनी को फ़ोन करते हो, बट आपको जो सर्विस दे रहा होता है वो एक बंदा ही होता है। वो आपसे बात कर रहा होता है, आपको समझाएगा कि भाई आपको किस तरीके से काम करना है। बेसिकली ही और शी विल हेल्प यू अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो एक पर्सन दूसरे पर्सन को यहाँ पर हेल्प कर रहा होता है। जो सर्विसेज होती हैं वो इनटैंजिबल प्रोडक्ट होती हैं, जिसको आप छू नहीं सकते, आप उसको फील नहीं कर सकते, आप उसको देख नहीं सकते। जैसे जैसे किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रो होती है, जैसे मान लो, अब पहले मान लो कि मैं बहुत ही ज़्यादा गरीब हूँ, ठीक है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास एक सिंपल झोपड़ी सी है जिसमें मैं रह रही हूँ। तो झोपड़ी को ठीक करवाने के लिए भी अगर टूट जाएगी, तो अगर मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ तो मैं ये नहीं करूँगी कि मैं भाई बहुत बड़े आर्किटेक्चर को बुला के ला रही हूँ, मेरा नक्शा बना दे। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैं खुद से जो भी मेरे घर में टूट-फूट होगी मैं उसको सही कर लूँगी। बट मान लो मेरे पास बहुत सारा पैसा आ गया, तो मैंने एक रेफ्रिजरेटर खरीद लिया, एक वॉशिंग मशीन खरीद लिया, एक 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 एसी खरीद लिया, एक बहुत बड़ा-सा घर खरीद लिया, बहुत अच्छे-अच्छे डिवाइसेज़ खरीद लिए। अब अगर उन डिवाइसेज़ में प्रॉब्लम आएगी, तो क्योंकि यार मैं हर चीज़ में, कुछ चीज़ों में हो सकता है कि मैं खुद से मैनेज कर लूँ, बट हर चीज़ में मैं खुद से मैनेज तो कर नहीं पाऊँगी, तो मुझे दूसरे की हेल्प चाहिए होगी। मेरे पास अलग-अलग सी चीज़ें हैं जिनको ठीक करना है या जिनको कैसे चलाना मुझे नहीं आता, तो उसके लिए मुझे ज़रूरत पड़ेगी किसी की। तो जैसे-जैसे इकोनॉमी ग्रो होती है, जैसे-जैसे लोग अमीर होते हैं, वैसे-वैसे किसी भी कंट्री का जो सर्विस सेक्टर होता है ना, वो बढ़ता रहता है। सर्विस सेक्टर क्या होता है? जैसे आप मेट्रो से जा रहे हो, जब आपके पास पैसे होंगे तभी तो जाओगे मेट्रो से, अदरवाइज़ पैदल निकल लोगे या बस से चले जाओगे। बट बस से जाने के लिए भी पैसे चाहिए। अगर दिल्ली की बात करें, तो वहाँ पे सिर्फ़ फीमेल्स के लिए फ्री है, मेल्स के लिए तो फिर भी फ्री नहीं है। तो अगर आपके पास पैसे होंगे तभी आप वो सर्विस ले सकते हो। अदरवाइज़ आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पैदल जाना पड़ेगा। तो जैसे-जैसे पैसे आते रहते हैं बंदों के पास, वैसे-वैसे सर्विस सेक्टर किसी भी कंट्री का जो है वह ग्रो होता रहता है। और अगर इंडिया की बात करें, तो इंडिया में जो सर्विस सेक्टर होता है वो 55% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। 55% जितना भी हमारे जीडीपी होती है, उसमें सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन होता है। और सर्विस सेक्टर में आते क्या-क्या हैं, जैसे बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, टीचिंग हो गया, एडवर्टाइजिंग हो गया और कंसल्टेंसी हो गया। जैसे कि बैंक में आप जाते हो, तो आप, जो बंदा उधर बैठा हुआ है, आप उसको कुछ नहीं दे रहे हो, आप उससे सर्विस ले रहे हो कि भाई वो आपकी हेल्प कर दे, आपका कैश जमा कर दे, आपका निकाल दे, या फिर अलग-अलग तरीके की चीज़ें होती हैं, आपको लोन लेना है, आपको लॉकर में कुछ रखवाना है, तो अलग-अलग चीज़ें होती हैं। इंश्योरेंस में, टीचिंग में, एडवर्टाइजिंग में, कंसल्टेंसी, ये सारी सर्विसेज़ होते हैं, जहाँ पे आप किसी से कोई प्रोडक्ट ले नहीं रहे होते हो, बस वो आपको एक सर्विस कर रहे होते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक वेटर हैं ये, जो कि मतलब सर्व कर रहे हैं कि भाई आप चीज़ें आपके पास तक बहुत ईज़िली पहुँच जाएँ। अब हम आएँगे कस्टमर वैल्यू पर।
अगर हम कस्टमर वैल्यू को देखें तो देखो यार, एक सिंपल सी चीज़ है, जब भी आप कोई सामान खरीदने जाते हो तो बिकॉज यू नो कि भाई आप पैसे पे कर रहे हो, तो आप देखते हो कि इस मैं ये जो प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ इसके संग मुझे क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। जैसे कि अगर आप मान लो कि आपने एक लैपटॉप परचेज किया, तो भाई अगर आपने एक लैपटॉप परचेज किया तो आप जब उसके पैसे दे रहे हो, क्योंकि लैपटॉप एक अच्छा खासा लैपटॉप लोगे तो 40 से 50 50 60 70 हज़ार, मतलब इतने में आपको मिलेगा। और अगर एप्पल के ब्रांड में चले जाओगे तो उससे भी महंगा। तो बिकॉज यू आर पेइंग द मनी, तो यू विल डेफिनेटली थिंक अबाउट द बेनिफिट्स जो कि आपको मिलने वाले हैं उस प्रोडक्ट पे। तो आपको ये नहीं लगेगा कि मैं सिर्फ एक बेनिफिट देखूं, आप देखोगे कि भाई प्रोडक्ट की क्या क्वालिटी है। भाई जिस चीज़ के लिए मैं पैसे दे रहा हूँ वो बेसिकली मुझे मिल रही है, वो क्वालिटी है नहीं मिल रही है। जब मैं इस चीज़ को खरीद लूंगा तो मान लो ये अगर खराब हो जाता है तो उसके बाद ये लोग मुझे किस तरीके की सर्विस, आफ्टर सेल सर्विसेज मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप कोई सामान बेच रहे हो, जब आप बेच रहे हो, जब कस्टमर आपके सामने खड़ा है तब तो आप उससे बहुत अच्छे तरीके से बात कर रहे हो। बट अगर कस्टमर सामान लेके घर चला गया और मान लो उसको कुछ भी इशू लगता है, वो दोबारा आपकी दुकान पर आया और अगर आपने कह दिया ना मान लो कि भाई ये ठीक नहीं है, या फिर हम नहीं वापस करेंगे, या हम नहीं बदलेंगे, या हम नहीं देख रहे, या हमें नहीं पता, वी डोंट नो एनीथिंग, तो गारंटी से ले लो वो बंदा आपकी दुकान पे, आपकी शॉप पे, आपके शोरूम पे दोबारा आ नहीं सकता, दोबारा मतलब आ ही नहीं सकता। तो जो आफ्टर सेल सर्विसेज है ना, वो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं एक कस्टमर के लिए। फिर वारंटी आप देखोगे कि भाई मैं प्रोडक्ट जो खरीद रही हूँ उसकी वारंटी कितनी है। रिपेयर कॉस्ट, अगर कोई चीज़ खराब हो जाए तो उसको सही करवाने में कितने रुपए लगेंगे। पता चला कि भाई मैंने 50,000 का लैपटॉप खरीदा और अगर मुझे उसको रिपेयर कराना पड़ जाए तो कम से कम मुझे 30 40 हज़ार रुपये भरने पड़ रहे हैं। तो उससे बढ़िया तो मैं अभी 20 हज़ार रुपये ले और लगा के इसमें 70 हज़ार वाला लैपटॉप ना खरीद लो। तो रिपेयर कॉस्ट आपको देखना है, ये बेसिकली फ़ोन के साथ ज़्यादा रहता है। किसी बंदे ने मान लो एक फ़ोन खरीदा, अब उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं है तो उसने 7 8 हज़ार रुपये का ही फ़ोन खरीद लिया। अब मान लो कि फ़ोन की स्क्रीन टूट गई, उसी में ही बंदे को 6 हज़ार रुपये लगाने पड़ रहे हैं। तो ये रिपेयर कॉस्ट भी देखना पड़ता है। फ्री होम डिलीवरी है कि नहीं है, यूज़र फ्रेंडलीनेस है कि नहीं है, कि भाई मैं काम करने जा रहा हूँ, मेरे को काम हो ही नहीं रहा है, मेरे को बड़ी दिक्कत हो रही है। तो ये यूज़र फ्रेंडलीनेस नहीं हुआ। कस्टमर्स जो होते हैं वो बहुत स्मार्ट होते हैं और वो जभी भी कोई प्रोडक्ट को खरीद रहे होते हैं, जब परचेज़ कर रहे होते हैं, तो वो इवैल्यूएट करते हैं कि भाई जितने पैसे मैं इस चीज़ के लिए पे कर रही हूँ, क्या इतने बेनिफिट मुझे इसके मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे? एप्पल के लिए, एप्पल के जो फ़ोन्स या डिवाइसेज़ जो होते हैं, लोग उनके लिए इतने पैसे क्यों पे करते हैं? लोग 2-2 ढाई-ढाई लाख रुपए, 3 लाख रुपए क्यों पे कर रहे हैं? बिकॉज़ दे नो कि भाई हमें क्वालिटी मिलेगी, कैमरा अच्छा होगा, स्टोरेज ज़्यादा होगी, ये होगा, वो होगा, लोग जानते हैं। तो इसकी वजह से लोग इतने पैसे पे कर देते हैं। बट अगर कोई, जैसे कि कोई भी छोटा-मोटा ब्रांड है, जैसे कि रेडमी का अगर फ़ोन अगर 50 60 हज़ार रुपए का, जो सिंपल फ़ोन आजकल 10,000 में 15,000 में मिल रहे हैं, अगर वो अचानक से 60,000 रुपए का हो जाएगा, तो बंदे नहीं देंगे उसके पैसे, कोई भी नहीं खरीदेगा उसको। तो भाई आप देखोगे कि भाई मैं जितना पैसा दे रहा हूँ, क्या इतना बेनिफिट मुझे मिल रहा है? कस्टमर को इतनी वैल्यू मिल रही है कि नहीं? अब कस्टमर वैल्यू का हमारे पास यहाँ पे एक फ़ॉर्मूला भी है, जिसको हम लोग आगे देखेंगे। ये रहा वो फ़ॉर्मूला कि कस्टमर वैल्यू आपको कैसे पता चलता है ये कस्टमर वैल्यू है। तो देखो कैसे निकालनी है आपको, टोटल कस्टमर बेनिफिट जो होता है उसको टोटल कस्टमर कॉस्ट में से माइनस कर दो। जितने बेनिफिट हो रहे हैं उसके, आपको उसको कॉस्ट में से माइनस करना है, तो आपको भी पता चल जाएगा कि बेनिफिट बेसिकली कस्टमर की वैल्यू कितनी आ रही है। तो बेनिफिट ऐसे कैसे पैसों में या नंबर्स में आप नहीं निकाल सकते हो, बट ये एक मतलब कोई मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं है। बट आप ये सोच के कर सकते हो कि भाई इतने बेनिफिट है, इतने पैसे दे रहा हूँ, चलो ठीक है, मतलब इतना कुछ मिल रहा है तो मैं तो थोड़ा दे सकता हूँ इसके इतने पैसे। तो ये चीज़ हो गई। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन ये लिखी हुई है देखो, कि हमने इतनी सारी चीज़ें पढ़ ली, उसके बाद आप एज़ अ मार्केटर आप इसमें से क्या निकाल सकते हो, कि एक मार्केटर का ये रोल होता है कि आप जो भी प्रोडक्ट या फिर सर्विस अगर बना रहे हो, तो उसके संग इतने वैल्यूज़ ऐड करो, इतने वैल्यूज़ ऐड करो कि जो कस्टमर है वो आपके कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट ना खरीद के आपका प्रोडक्ट खरीदे। ताकि उसको लगे कि भाई मैं जितनी कॉस्ट, जितना मैं इसका पे कर रहा हूँ, उससे ज़्यादा तो मुझे इसके बेनिफिट ही मिल रहे हैं। तो अगर आप एक अच्छे मार्केटर बनना चाहते हो, तो you will have to add more and more value to your product and services, so that कस्टमर आपके पास ही आए और आपके कॉम्पिटिटर के पास नहीं जाए, है ना? तो ये चीज़ें हमको देखनी होती हैं। अब आएंगे कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे। इसमें हमें क्या बता रहा है, देखो कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज द मेजर ऑफ सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। कस्टमर की जो सेटिस्फैक्शन होती है ना, वही बताता है कि
एक ऑर्गेनाइजेशन कितनी सक्सेसफुल है। अगर मैं कोई कंपनी चला रही हूँ और मेरे यहाँ के सारे बंदे मेरा प्रोडक्ट या सर्विसेज को यूज़ करके खुश हैं, तो इसका मतलब मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है और वो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी चलेगी। लोग उसको मतलब उस प्रोडक्ट को सर्विसेज को यूज़ करना चाहेंगे और मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी इस चीज़ के लिए कि मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे रन करूँ। तो अ कस्टमर इज सेड टू बी सेटिस्फाइड इफ देयर एक्सपेक्टेशन मैच विद द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोडक्ट। अब एक कस्टमर को हम लोग तभी सेटिस्फाइड कर सकते हैं जब मान लो कि उसने कोई प्रोडक्ट खरीदा और उसको उस प्रोडक्ट से कुछ एक्सपेक्टेशन थे कि जब मैं ये प्रोडक्ट को खरीदूंगा तो मैं इसको ऐसे यूज करूंगा, मैं इसको ऐसे यूज करूंगा, ये ऐसा होगा, ये वैसा होगा। तो अब उसके अगर सारे एक्सपेक्टेशन उस प्रोडक्ट की एक्चुअल परफॉर्मेंस से मैच करते हैं ना, कि भाई मैंने इसको इस प्रोडक्ट के बारे में ये एक्सपेक्ट किया था कि ऐसा होगा और ये ऐसा ही है बल्कि उससे और भी ज़्यादा अच्छा है, तो इस पॉइंट पर आकर कस्टमर सेटिस्फाई होता है और जब आप उससे रेटिंग मांगते हो तो वो आपको अच्छी रेटिंग देता है। मैंने आई थिंक आपको पिछले वीडियो में बताया था कि एक बार मैंने वोडाफोन को 0 रेटिंग दे दिया था क्योंकि मैं उसके काम से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थी। तो मैं आपको भी ये कहूँगी, अगर आप किसी कंपनी के काम से सेटिस्फाइड नहीं हो तो उसको 0 रेटिंग दे देना। तो देखो यार, आपके लिए जो डेफिनेशन आपको हाईलाइटेड दिख रही है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज द मैच बिटवीन कस्टमर एक्सपेक्टेशन ऑफ द प्रोडक्ट एंड द प्रोडक्ट्स एक्चुअल परफॉर्मेंस। तो मैं ये आपको बता चुकी हूँ, अब चलते हैं आगे। कस्टमर सेटिस्फैक्शन डिफर्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। अब कस्टमर एक चीज को लेके सेटिस्फाइड है बट हो सकता है कि दूसरे को वो चीज पसंद नहीं आई हो, तो ये पर्सन टू पर्सन डिफर करते हैं। तो जब तक आप किसी भी प्रोडक्ट की प्रॉपर इवैल्यूएशन तब हो पाती है जब आप उसको खुद यूज करके देखते हो, अदरवाइज ये चीज आपको समझ में नहीं आएगी कि वो प्रोडक्ट कैसा है। ठीक है, सेटिस्फैक्शन कैन ओनली बी मेजर्ड बाय कंपेयरिंग प्री परचेज एक्सपेक्टेशन एंड पोस्ट परचेज एक्सपीरियंस। आप सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए कि सेटिस्फैक्शन जो है किसी प्रोडक्ट का आप कैसे मेजर करोगे कि भाई आपने खरीदने से पहले ये एक्सपेक्ट किया था और खरीदने के बाद आपका ये एक्सपीरियंस है। इस तरीके से आप सेटिस्फैक्शन मेजर कर पाते हो। और ये कुछ एक फॉर्मूला सा दे रखा है आपको। कस्टमर सेटिस्फैक्शन कैसे निकालते हैं भाई, एक्सपीरियंस जो है उसमें से एक्सपेक्टेशन को माइनस कर दोगे तो आपका कस्टमर सेटिस्फैक्शन निकल जाएगा। कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज ओनली obtained once the customer has experienced a product or service. It is always a post purchase phenomenon which is quite emotional in nature. सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे कि पोस्ट परचेज फिनोमिनन होता है। ऐसा नहीं होगा कि आपने कोई चीज खरीदी नहीं और उसके बारे में आप बता रहे हो कि ये खराब है, ये अच्छा है, तो फिर उस चीज को हम जेन्युइन नहीं कह सकते हैं। अब आते हैं एक्सचेंज प्रोसेस पे। ये क्या कह रहा है, एक्सचेंज इज द एक्ट ऑफ ऑब्टेनिंग अ डिजायर्ड ऑब्जेक्ट फ्रॉम समवन बाय ऑफरिंग समथिंग इन रिटर्न। एक्सचेंज क्या होता है, एक्सचेंज का मतलब होता है एक हाथ से देना एक हाथ से लेना। मतलब आप कुछ एक ऐसा काम कर रहे हो कि जो भाई मेरे को इस बंदे से जो मुझे चाहिए था वो मैं इससे ले रही हूँ और जो इसे चाहिए था वो मैं इसको दे रही हूँ। आप मान लो कि मैं एक दुकान में बैठी हूँ, मैं आपको कुछ बिस्किट बेच रही हूँ, तो आप मेरे पास आए, मुझे क्या चाहिए, पैसे चाहिए, आपको क्या चाहिए, बिस्किट चाहिए, तो आपने बिस्किट ले लिया, मैंने पैसे ले लिया, हो गया एक्सचेंज। मार्केटिंग वर्क्स थ्रू एक्सचेंज। ये जो मार्केटिंग होती है ये एक्सचेंज के थ्रू चलती होती है। अभी जो एक्सचेंज का प्रोसेस होता है ये सिंपली क्या है, when an individual or an organization obtain and satisfy a need or want by offering some money in exchange of product or service। एक्सचेंज प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जब कोई इंडिविजुअल अपनी नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन को पैसे देता है और अपने लिए कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज को परचेज करता है। जैसे कि आप एक सलून में गए, आपने बाल कटवाए, आपने उसके लिए पे कर दिया। ठीक है, तो ये अलग अलग सी चीज़ें, यहाँ पे कितने भी एग्जाम्पल ले लो। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा और आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, चैनल पे ना सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और वीडियोस के लिए। और सेशन 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट सेशन को हम नेक्स्ट वीडियो से शुरू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।